हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। इस वीडियो में हम पूरी राजस्थान हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। केवल मेवाड़ और मारवाड़ छोड़ के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स के या बाकी कुछ टॉपिक्स बाकी थे उनको भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत के 7-8 टॉपिक्स आपको देखने हैं, वो नए हैं, और अगर आपने पुराने टॉपिक सारे देख रखे हैं तो आप उसके बाद वीडियो बंद कर सकते हैं 7-8 टॉपिक के बाद, और अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे पूरा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उत्तर या नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में जो उपकरण हुआ करते थे वो हैंड-एक्स या चॉपर, जिनको पेबल कहा जाता था। इसके स्थान कौन कौन से हैं राजस्थान में? विराटनगर, दर, भरतपुर, जालौर, इंद्रगढ़, जायल और बूढ़ा पुष्कर। आपको स्थान याद रखनी है बस। मध्यपाषाण काल के राजस्थान में स्थल कौन से हैं? तिलवाड़ा, बागौर, विराटनगर और लूणी व बेड़च नदी के आसपास का क्षेत्र। नवपाषाण काल के ये इंपॉर्टेंट है: बागौर, तिलवाड़ा, भैंसरौड़गढ़, गिलुंड और भरनी टोंक। ये हुए अपने नवपाषाण काल के स्थल। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से हैंड-एक्स खोजा। बागौर भीलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। विराटनगर जयपुर से सभी पाषाण युगों के साक्ष्य मिलते हैं विराटनगर से। प्रमुख स्थान जहाँ शैलचित्र या गुफा चित्र मिले हैं कौन कौन से? बूंदी, आलनिया, कोटा, विराटनगर, जयपुर और सोनपुरा, सीकर, और एक छाजा नदी, वो भी याद रखिए। इसके अलावा अब बात करते हैं पाषाण युग के बाद धातु युग की। इसमें 2 हैं, एक ताम्रपाषाण काल और एक लौह युगीन। ताम्रपाषाण वाली सभ्यताएं कौन कौन सी है राजस्थान में? गणेश्वर, जोधपुरा, ये जयपुर वाली है, कालीबंगा, आहड़, गिलुंड, नोह, और अन्य स्थान कौन कौन से हैं? कुराड़ा, नागौर, पुगल, बीकानेर में, बूढ़ा पुष्कर, रंगमहल और उजियाना। इनके समय ये सिर्फ इस क्रम में आपको याद रहे इसके लिए लिखा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब लौह युगीन कौन कौन से हैं? नोह, भरतपुर, जोधपुरा, सोनारी, रेड, विराटनगर, बैराट, गिलुंड, भीनमाल, बालाथल, नगरी, चित्तौड़ और तिलवाड़ा, नलियासर, जयपुर, नगर, टोंक। अब देखिए, इनके बारे में आगे बात करते हैं। अब देखते हैं जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में। देखिए, बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। खोजकर्ता कौन है इसके? वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। इसके बारे में याद रखने योग्य बातें क्या है? ये लघु पाषाण काल के उपकरण मिले हैं यहाँ से, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और तांबे की सुई मिली है। इंपॉर्टेंट इसमें है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागौर से। तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में है, इसके खोजकर्ता भी वीएन मिश्र है। यहाँ से भी लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और अग्निकुंड मिले हैं। 7 अग्निकुंड वो अलग हैं कालीबंगा वाले, यहाँ से 1 अग्निकुंड मिला है। और पशुपालन के साक्ष्य अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको बागौर करना है, बागौर ऑप्शन में नहीं है तो तिलवाड़ा। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़। अमलानंद घोष ने 1952 में सबसे पहले शुरुआत की थी खोज करने की। उसके बाद बीबी लाल और बीके थापर, ABB। प्राक हड़प्पा संस्कृति है ये, मतलब, और हड़प्पा कालीन दोनों, मतलब हड़प्पा के समय की भी है, हड़प्पा से पहले की भी है। 5 स्तर में इसका उत्खनन हुआ है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसलें, गेहूं और जौ, कहीं कहीं आपको चना भी मिलेगा। लकड़ी का हल मिला है, इसे गरीबों की बस्ती भी कहा जाता था। अलंकृत ईंटें मिली हैं, समकोण पर काटती सड़कें जिसको ग्रिड पद्धति कहा जाता था। 7 अग्निकुंड मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, पासे मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और बैलगाड़ी, इसके अलावा ऊँट के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से, ये भी आपको याद रखना है। आहड़ सभ्यता आयड़ बेड़स नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन कौन है? रतनचंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, HD सांकलिया और VN मिश्र। ये सब आहड़ से संबंधित हैं। प्राचीन नाम इसका आगाटपुर है, धूलकोट भी कहा जाता है और इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आगाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी। मृत भांड मिले हैं यहाँ से, जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है। 6 चूल्हे मिले हैं, ये संयुक्त मतलब कि 6 चूल्हे मतलब कि संयुक्त परिवार का साक्ष्य। यूनानी सिक्के मिले हैं, बिना हत्ते का जलपात्र। यूनानी सिक्के यहाँ से मिले हैं, मिनांडर के सिक्के जयपुर बैराट से मिले, आपको याद रखना है। यहाँ से यूनानी सिक्के मिले, बिना हत्ते का जलपात्र, बैल की मृण मूर्ति और आहड़ के 3 केंद्र हैं। गिलुंड जो राजसमंद में है, इसके खोजकर्ता बीबी लाल। बालाथल जो उदयपुर में है, इसके BN मिश्र। ओझियाना जो भीलवाड़ा में है, इसके BR मीणा। इसके बाद है वैदिक सभ्यता। इसके बस याद रखना है कि घग्गर नदी के किनारे थी और इसके 3 केंद्र हैं, अनूपगढ़, चकचौसठ और तरखान डेरा। इसके बाद बैराट, मोस्ट इंपोर्टेंट, विराटनगर, जयपुर। कैप्टन बर्ट ने यहाँ के जो शिलालेख हैं उनकी खोज की थी। राम सिंह सेकंड के समय इसका उत्खनन हुआ था और दयाराम साहनी ने किया था। अशोक के शिलालेख मिले हैं यहाँ से 2, एक बीजक की पहाड़ी पर और एक भीमसेन की पहाड़ी पर। बीजक की पहाड़ी वाले को भाब्रू अभिलेख कहा जाता है। बुद्ध के अवशेष यहीं से मिले हैं, शैलचित्र मिले हैं, शंखलिपि मिली है। हेनसांग ने इसको पीले ये तो लो कहा था। हेनसांग ने क्या कहा था? पीले ये तो लो। मिनांडर के 16 सिक्के मिले हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म से, अशोक से, महात्मा बुद्ध से या मिनांडर से, तो उसका आंसर हमेशा बैराट रहेगा। और ऐसे ही अगर गुप्तों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका आंसर बयाना रहेगा। ऐसे आपको याद रखना है हल्का सा। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे, सीकर। RC अग्रवाल
इसके खोजकर्ता हैं। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, सबसे पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता है और तांबे की यहाँ से भट्टियाँ मिली हैं। दूसरा सुनारी, ये भी कातली नदी के किनारे, लेकिन ये झुंझुनू में है, यहाँ से लोहे की भट्टियाँ मिली हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर वाले कुछ क्वेश्चंस की। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं और 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीजक की पहाड़ी, मौर्यकालीन स्तूप, मीनांडर के सिक्के बैराट से मिले हैं। अहिल्याबाई का कुआं नौ सभ्यता भरतपुर से मिले हैं। बालाथल आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है। नगरी सभ्यता सिवी जनपद से संबंधित है जो महाभारत युगीन है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के बयाना भरतपुर से मिले हैं। आहड़ के 3 केंद्र हैं, बालाथल, गिलोंड और ओजियाना। प्रागैतिहासिक प्रचुर ताम्र भंडार गणेश्वर से मिले हैं। नगर व रेड टोंक में है। रेड को प्राचीन टाटा नगर कहा जाता था। गणेश्वर से मृत भांड, मछली पकड़ने के कांटे और आभूषण मिले हैं। जाग बाबा की प्रतिमा नोह भरतपुर से मिली है। बागौर और तिलवाड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मालव नगर टोंक को कहा जाता था। नलियासर जयपुर में है। कुराड़ा स्थल नागौर में है और सूती सभ्यता बीकानेर में है। गोल क्षेत्रगृह बैराट से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बौद्ध से संबंधित है ना, गोल क्षेत्रगृह बौद्धों से संबंधित होते हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल ये गंगानगर नहीं गया, हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ 11 कमरों का भवन बालाथल से मिला है। सिवी जनपद चित्तौड़ को नगरी को कहा जाता था जो चित्तौड़ में है। मालव जनपद जयपुर व टोंक में है। रंगमहल कुषाणकालीन व बयाना गुप्तकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। सुनारी, झुंझुनू, ईसवाल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, जोधपुरा जयपुर में है, सावी नदी के किनारे। नदियासर जयपुर में है। छाजा नदी, आलनिया, गढ़दड़ा, बूंदी और डंडीगढ़ अलवर यहाँ से शैल चित्रों के लिए फेमस है। छाजा नदी, आलनिया कोटा में है, गढ़दड़ा, बूंदी और डंडीगढ़ अलवर। तो ये वो अपना पहला टॉपिक, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ऐसे जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करेंगे, अब इतना समय नहीं है आपके पास। अब देखिए दूसरा टॉपिक अपना गुर्जर प्रत्याहार। देखिए प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है, शुरुआत के 1-2 जो PDF है उनमें थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बाकी इसके बाद समय क्लियर आपको दिखेगा। गुर्जर प्रत्याहार वंश का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। बात करते हैं उत्पत्ति की, तो चंद्रवरदाई ने इनको वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। जेम्स टोंड के अनुसार ये खजर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न है। हेनसंग के अनुसार इन्हें ये गुजरात के हैं। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की, तो राजस्थान में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से सबसे पहले जानकारी। जोधपुर शिलालेख 837 ईस्वी और घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी। सीधा प्रश्न आएगा कि घटियाला शिलालेख किससे संबंधित है? तो गुर्जर प्रत्याहारों से। घटियाला अभिलेख में मंडोर के प्रत्याहारों की जानकारी मिलती है, हरिश्चंद्र और नागभट्ट की। शाखाएं इनकी कौन कौन सी हैं? मोहनुत नैणसी के अनुसार ये 26 शाखाएं हैं इनकी। घटियाला शिलालेख में इनकी 2 शाखाएं वर्णित है, महत्वपूर्ण, मंडौर और भीनमाल। इनकी कुलदेवी हैं चामुंडा माता। अब बात करते हैं कुछ शासकों की मंडौर शाखा के। देखिए हरिश्चंद्र, इन्होंने रोहलिद्दी की उपाधि धारण की थी और ये प्रत्याहार वंश के संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है। रज्जिल, इनकी एक ही प्रश्न आता है कि प्रत्याहारों की वंशावली कहाँ से शुरू हुई थी? रज्जिल से। और राजधानी इनकी कौन सी थी? मंडौर। नागभट्ट फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन है याद रखने लायक, राजधानी को मंडौर से मेड़ता ले गए थे, नागभट्ट फर्स्ट। बाउक ने बाउक प्रशस्ति और मंडौर शिलालेख जिसको बोलते हैं उसकी रचना करवाई थी। कक्कुक, घटियाला में 2 शिलालेख लगवाए थे। इंदा का एक ही काम है याद रखने लायक कि इन्होंने जो चुंडा था उसको मंडौर दे दिया था, जहाँ फिर बाद में राठौड़ ने अपनी राजधानी बना लिया था। अब इसके बाद भीनमाल शाखा वाले, नागभट्ट प्रथम, इसको उपाधियाँ इसकी नागावलोक और नारायण अवतार। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। ये प्रत्याहारों का वास्तविक संस्थापक है, भीनमाल के प्रत्याहारों का। कुक्कुक, ये ककुस्त है, वो कुक्कुक था। ये मंडौर में विजय स्तंभ बनवाया था इसने। देवराज, देवशक्ति नाम से उपाधि धारण की थी। वत्सराज, इसको रणहस्तिन कहा जाता है, इसके समय याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उद्योतन सूरी इसी के दरबार में थे जिन्होंने कुवलयमाला लिखी थी। जिनसेन सूरी हरिवंश पुराण लिखा था और ओसिया का महावीर मंदिर इन्हीं के समय में बना था। इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, इसने धर्मपाल को हराया था और राष्ट्रकूटों से ये खुद हार गया था। अब बात करते हैं नागभट्ट सेकंड की। परम भट्टारक, महाराज धिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ग्वालियर लेख के अनुसार इसने कौशाम्बी जीता था। इसके बाद है रामभद्र, इसका पुत्र मिहिर भोज था और इसके पुत्र द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए मिहिर भोज को प्रत्याहारों का पितृंता कहा जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, मिहिर भोज प्रभास और आदिवरा की उपाधि धारण की थी। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई थी जिसमें इसको आदिवरा कहा गया है। दौलतपुर अभिलेख में इसको प्रभास कहा गया है। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार प्रकाश और राज मृदांड। श्रृंगार प्रकाश और राज मृदांड प्रत्याहारों का पितृंता कहा जाता है। अरब यात्री सुलेमान इन्हीं के समय राजस्थान आए थे और उन्होंने इस्लाम का शत्रु बताया था इसको, मिहिर भोज को, और राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। महेंद्रपाल प्रथम, निर्भय राज और रघुकुल चूड़ामणि ये उपाधियां धारण की थी। इनका राज कवि कौन था? राजशेखर। याद रखना है, महेंद्रपाल प्रथम का गुरु और क्या बोलते हैं राजकवि कौन था? राजशेखर। जिसकी रचना कौन कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हरविलास। किसकी है? राजशेखर की। ये याद रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप याद रखना कि कर्पूर मंजरी
काव्य मीमांसा और हरविलास राजशेखर की रचनाएं, जो महेंद्रपाल का गुरु था या और साथ के साथ राजकवि था। पाल व राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को हराया था। भोज सेकंड, उत्तराधिकारी संघर्ष चला था इसके समय। महिपाल फर्स्ट, रघुकुल मुकुटमणि राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को हराया था। राज्यपाल इसके समय गजनवी का आक्रमण हुआ था। और सबसे अंतिम शासक यशपाल, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बाउक प्रशस्ति बाउक ने 837 ईस्वी में व कक्कुक ने घटियाला अभिलेख लिखवाया था। महेंद्रपाल प्रथम का गुरु राजशेखर था, जिसने कर्पूर मंजरी काव्य लिखा था। राजौड़गढ़ अलवर का नीलकंठ मंदिर गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। राजौड़गढ़ अलवर के लगभग ज़्यादातर मंदिर इन्हीं से संबंधित है। सिर्फ कोटा के 1-2 मंदिर छोड़ दिए जाएँ तो ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से आते हैं। नागवट प्रथम ने राजधानी को मंडौर से मेड़ता बनाया। इसी के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। फिर बाद में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना मेहर भोज के समय हुई। गुर्जर प्रतिहारों को प्रभाकर वर्धन ने हराया। सिलूक ने जैसलमेर के भाटियों को हराया। हेनसांग ने भीनमाल को पीलो मोलो कहा। चेराई अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है, याद रखनी है, बस सुनते जाओ। वत्सराज के समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ और नागवट द्वितीय के समय समाप्त हुआ। वत्सराज के समय शुरू हुआ और नागवट सेकंड के समय समाप्त हुआ। सुलेमान मेहर भोज के समय आया और इसने मेहर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया। अल मसूदी महिपाल फर्स्ट के समय भारत आए। ठीक है, ये हुआ अपना गुर्जर प्रतिहार। अब आपको क्लियर दिखेगा यहाँ से। अब हम अपने चौहान राजवंश जिसमें अजमेर, नाडौल, रणथंभौर, जालौर और हाड़ौती ये प्रमुख कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले बात करते हैं उत्पत्ति के मतों की। उत्पत्ति का मत क्या क्या है? चंद्रवरदायी ने क्या कहा? चंद्रवरदायी ने दिया कौन सा? वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था वो वाला। नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इनका समर्थन किया। विदेशी मत दिया किसने? कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ व क्रुक ने, कि चौहान विदेशी हैं। वत सुगोत्री ब्राह्मण बताया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, मोस्ट इंपोर्टेंट। चंद्रवंशी बताया किसने? हाँसी व अचलेश्वर लेख में। सूर्यवंशी किसने बताया? जयानक और सूरी और जोधराज, इन तीन ने। मूल स्थान की बात की जाए तो इनका सांबर है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, अनंत प्रदेश है हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार, पुष्कर है हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र के अनुसार। अब देखिए चौहानों की शाखाएं, तो सांबर तो मूल शाखा थी इसको इनकी, जिसको सपादलक्ष पहले सपादलक्ष कहा जाता था, अब सांबर कहा जाता है। अजमेर के चौहान और नाडौल के चौहान इसी सांबर की शाखा से निकले। इसके बाद अजमेर के चौहानों से फिर आगे चल के रणथंभौर के चौहान निकले। नाडौल के चौहानों से आगे चलकर जालौर के, और जालौर वालों से सिरोही के, और नाडौल से बूंदी के, और बूंदी वालों से फिर कोटा के। तो ये इनकी शाखाएं हैं। अब देखिए चौहानों के प्रमुख शिलालेख और पुस्तकों की बात करते हैं। बिजौलिया शिलालेख 1170 में है, लोलाक ने लगवाया और गुणभद्र प्रथम इसका रचयिता है। हर्षनाथ मंदिर लेख 973 ईस्वी का है, विग्रहराज सेकंड के समय का है। हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ जी जो है चौहानों के कुल देवता हैं। बात करें कुछ पुस्तकों की, ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा, विशलदेव रासो नरपति नालय ने लिखा, हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी ने, पृथ्वीराज विजय जयानक ने, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने, हमीर हट राजशेखर ने, हमीर रासो जोधराज ने, कान्नड़ प्रबंध पद्मनाभ ने। अब बात करें कुछ प्रमुख निर्माण कार्यों की। सांबर झील बनवाई वासुदेव चौहान ने, जो चौहान वंश का संस्थापक था। हर्षनाथ मंदिर गोवक फर्स्ट ने। अजमेर नगर अजयराज ने 1113 में बसाया। अजमेरू दुर्ग तारागढ़ वाला अजयराज ने बनवाया। आना सागर झील अर्णोराज ने बनवाई। संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ के समय बनी, और 32 खंभों की छतरी हमीर देव चौहान ने। अब देखिए प्रमुख चौहान शासकों की बात करते हैं। वासुदेव चौहान चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। 551 ईस्वी के आसपास सांबर में सांबर झील बनवाई इन्होंने, वासुदेव चौहान ने। इतना याद रखना है कि चौहानों का वास्तविक मतलब शुरुआती संस्थापक सांबर के चौहानों का कौन कहा जाता है? वासुदेव चौहान। दुर्लभराज प्रतिहारों का सामंत था और त्रिपक्षीय संघर्ष में मारा गया। गोवक फर्स्ट नागवट सेकंड का सामंत था। फिर बाद में इन्होंने प्रथम प्रतिरोध करने वाला भी शासक कौन था? स्वतंत्र शासक गोवक फर्स्ट। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चंद्रराज प्रथम बार दिल्ली जीती। इनकी पत्नी आत्मप्रभा रोज 1000 दीपक जलाती थी, जिनको राजस्थान की योगिनी कहा जाता है। किसको? आत्मप्रभा को राजस्थान की योगिनी कहा जाता है, और ये चंदनराज की पत्नी थी। वाकपति राज महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इसके बाद विग्रहराज सेकंड चालुक्य शासक मूलराज को हराया, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। वाकपति राज सेकंड इसके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने नाडौल में चौहान वंश की स्थापना की। तो एक और पता लगा, नाडौल में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण। पृथ्वीराज फर्स्ट परम भट्टारक महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके पुत्र अजयराज ने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की और 1113 में अजमेर नगर बसाया। अब चलते हैं अजमेर के चौहानों की तरफ। यहाँ से देखिए अजयराज 1113 में अजमेर नगर बसा दिया, अजमेर दुर्ग बनवा दिया। इनकी पत्नी सोमलेखा पहली महिला थी जिनके नाम से सिक्के चलाए गए। अजयराज ने दिगंबर व श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। इनका पुत्र हुआ फिर अर्णोराज आनाजी के नाम से विख्यात हुए। आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया। चालुक्य शासक जयसिंह से इनके मतभेद हुए। दरबारी विद्वान इनके याद रखने इंपोर्टेंट है, देव घोष और धर्म घोष। इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव ने कर दी। इसको राजस्थान के चौहानों का पितरंत कहा जाता है। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ
मोस्ट इंपोर्टेंट अन्य नाम क्या है, विशलदेव। उपाधि कवि बांधव की। इनका समय चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। दरबारी कौन कौन थे, सोमदेव, ललित विक्रयराज की रचना की। नरपति नाल है, विशलदेव रासो की रचना की। संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसको बाद में तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। इसी संस्कृत पाठशाला पर इनके द्वारा रचित हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। कील हॉर्ने ने कालिदास कहा। पंजाब शाखा और 2.5 दिन के झोंपड़े पर लगता है, आपको याद रखना है। इसके बाद सोमेश्वर चौहान। समय 1169 से 1177। पिता अरुणराज, माता कंचन देवी। विवाह कर्पूरी देवी से हुआ। इन दोनों से फिर एक पुत्र पैदा हुआ, कौन से, पृथ्वीराज थर्ड। और इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था, सोमेश्वर के भी प्रधानमंत्री थे और पृथ्वीराज थर्ड के भी, कैमास या कदम्बास, जिन्होंने नागौर का किला बनवाया था। इसके बाद देखिए, अब जो कुछ इंपोर्टेंट 3 शासक हैं चौहानों के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से, पृथ्वीराज थर्ड, हमीरदेव चौहान और कानड़देव चौहान। इनके बारे में अलग से बात कर लेते हैं। पहले हैं पृथ्वीराज थर्ड। समय 1171 से 1192। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। उपाधियां कौन कौन सी, दल पंगुल और राय पिथौरा। सॉरी। प्रधानमंत्री इनके कैमास, सेनापति भुवनमल, पत्नी संयोगिता और घोड़ा नाट्यरंबा। युद्धों की बात की जाए तो गुड़गांव का युद्ध पृथ्वीराज ने नागार्जुन के खिलाफ लड़ा और पृथ्वीराज ने जीता, ये 1178 में। 1182 में भंडारकों का दमन किया, ये एक जनजाति थी। महोबा की तुमुल के युद्ध में महोबा जीता था 1182 में, जिसमें परमादित्य चंदेल के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, जिनके 2 सेनापति इसमें शहीद हुए थे, आला और उदय। गुजरात के भीम सेकंड व कन्नौज के जयचंद गढ़वाल से भी इनके मतभेद रहे। अब बात करते हैं कुछ युद्धों की। यहाँ तराइन फर्स्ट। तराइन प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज जीते। तराइन सेकंड 1192 में मोहम्मद गौरी जीता। दरबारी कवियों की बात की जाए, कुछ दरबारियों की, तो चंद्रबरदाई, जयानक, वागीश्वर और जनार्दन। मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज थर्ड के समय राजस्थान आए, भारत आए। उसके बाद है हमीरदेव चौहान, रणथंभौर के। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, कौन है, ये आपको याद रखना है, गोविंद राज। देखिए, समय 1282 से 1301। पिता जैत्र सिंह, इन्हीं की याद में 32 कमों की छतरी रणथंभौर में बनवाई थी। माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री देवल देवी, जिन्होंने जल जौहर किया था। उपाधि हठी अमीर और पुरोहित कौन थे इनके, विश्वरूप। देखिए, जलालुद्दीन ने 1292 में झाइन दुर्ग व 1290 में झाइन दुर्ग, ये झाइन को रणथंभौर की चाबी कहा जाता है। 1292 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और उसके बाद क्या कहा था कि मैं ऐसे 100 किलों को मुसलमान सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं समझता। हमीर और अलाउद्दीन का युद्ध हुआ 1301 में। अलाउद्दीन के 2 सेनापति थे इसमें, कौन, उलुग खां और नुसरत खां। हमीर के सेनापति कौन कौन थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। रणथंभौर का साका कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 में। अब देखिए, सेनापति रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था इस युद्ध में। देवलदे ने पदम तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। 1301 का साका राजस्थान का प्रथम साका था। हमीर ने पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनवाई और अमीर खुसरो ने क्या कहा था रणथंभौर जीतने के बाद कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। इसके बाद कानड़देव चौहान, जालौर के। समय 1305 से 1311। पिता सामंत सिंह, पुत्र वीरमदेव, पत्नी जैतल देव। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध लिखा, पद्मनाभ इनके दरबार में थे। देखिए, सिवाड़ा का साका 1308 में हुआ। सिवाड़ा का साका सातलदेव शासक था उस समय। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा था सिवाड़ा पर आक्रमण करने के लिए। अब बात करते हैं जालौर का साका, तो 1311 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। कानड़देव व वीरमदेव शहीद हुए थे। जैतलदेव ने जौहर किया था और इनकी पुत्री ने जल जौहर किया था। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा और वीरमदेव जो कानड़देव चौहान के पुत्र थे, उनके प्रेम की वजह से ये युद्ध हुआ था। देखिए, सिवाड़ा में भावला द्वारा व जालौर में बीका दहिया द्वारा विश्वासघात किया गया था। सिवाड़ा में भावला के द्वारा और जालौर में बीका दहिया के द्वारा। सिवाड़ा को जालौर की कुंजी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने जो नाम बदले थे वो आपको बता देता हूँ। जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। सिवाड़ा का नाम बदलकर खैराबाद रखा था। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। तो जालौर, जलालाबाद, सिवाड़ा, खैराबाद, चित्तौड़, खिजराबाद। अब इसके बाद चौहान राजवंश के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने 1113 में की थी, बात कर चुके हैं। प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर, इसकी स्थापना और चौहानों की स्थापना, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1290 और 1292 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। वो असफल होने पर कहा कि ऐसे 100 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। सिरोही में सहसमल देवड़ा ने चौहान वंश की स्थापना की, तो याद रखते जाइए, सिरोही में सहसमल देवड़ा, नाडौल में कौन था, लक्ष्मण, और उसके अलावा सांबर में वासुदेव चौहान, इतने याद कीजिए। कीर्तिपाल चौहान जालौर, तो जालौर भी लिख लीजिए सिरोही के साथ। जालौर, ये सारे प्रश्न आते हैं। जालौर में कीर्तिपाल।
अलाउद्दीन के आक्रमणों का क्रम क्या है पूछा जाता है। रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308, जालौर 1311। विक्रयराज चतुर्थ ने बिसलपुर नगर व संस्कृत पाठशाला बनवाई। मैनाल में सहुएश्वर शिव मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया। वाकपति गौड़ बागेश्वर विश्वरूप थर्ड पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कवि थे। कदमबास पृथ्वीराज थर्ड का प्रधानमंत्री था और इनके पिता का भी था। रणथंभौर आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान मारा गया था और उलुग खान को बाद में किला दे दिया गया था। रणथंभौर विजय के बाद उलुग खान को किला सौंप दिया गया। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतू, किताब याद रखनी है, अमीर खुसरो की कौन सी है, खजाइन उल फुतू में रणथंभौर आक्रमण का वर्णन किया है। सोमदेव ने ललित विक्रयराज लिखा, जो सोमदेव विक्रयराज चतुर्थ का दरबारी था। तराइन प्रथम पृथ्वीराज ने जीता, और तराइन सेकंड गौरी ने जीता, और ये तराइन जगह कहाँ है, करनाल हरियाणा में। जालौर पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय शासक कौन था, कानड़देव। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज थर्ड के समय भारत आए थे। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। देखिए, जालौर का संस्थापक वासुदेव। बिजौलिया शिलालेख चौहान वंश से संबंधित है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। चौना की कुलदेवी शाकंभरी माता। कवि बांधव की उपाधि विक्रयराज चतुर्थ जयानक ने दी थी। सोमदेव व नरपति नालय विशलदेव राजसों की रचना की थी नरपति नालय ने, और ये विक्रयराज चतुर्थ इन्हीं का नाम था। पृथ्वीराज थर्ड का जन्म स्थान अनहिल पाटन गुजरात है, याद रखना। पृथ्वीराज थर्ड का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है ना। इसके बाद पृथ्वीराज थर्ड की माता का नाम कर्पूरी देवी है। इन्होंने ही शासन संभाला था जब पृथ्वीराज थर्ड छोटे थे तब। प्रमुख शासकों का क्रम याद रखिए। कुछ शासक, पृथ्वीराज फर्स्ट सबसे पहले, अजयराज, अर्णोराज और विक्रयराज चतुर्थ, बस ये चार याद रखिए। बीच में कौन आया कौन गया उनको छोड़िए, आप इन चार का क्रम याद रखेंगे तो आप प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। चौहानों की रणथंभौर शाखा का संस्थापक गोविंदराज। जलालुद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव। अलाउद्दीन के ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, खिजराबाद। तो ये हुआ अपना चौहान राजवंश। अब इसके बाद एक टॉपिक रह गया था अपना प्रजामंडल। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रजामंडल से पूर्व की कुछ संस्थाओं के बारे में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बॉम्बे में बनाई गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद 1928 में बनाई गई, और इसके अध्यक्ष कौन थे, चौधरी रामनारायण। तो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 1927 बॉम्बे, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद 1928 चौधरी रामनारायण। राजपूताना मध्य भारत सभा इंपोर्टेंट, विजय सिंह पथिक ने और गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1918 में दिल्ली में बनाई राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना सेवा संघ 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह ने। नरेंद्र मंडल 1921 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए महाराजा गंगा सिंह। अब देखिए, कुछ प्रजामंडलों की स्थापना और उनके संस्थापक के बारे में बात करते हैं। सबसे प्रथम कौन सा था, जयपुर 1931 में कर्पूरचंद पाटनी इसके संस्थापक थे। दूसरा बूंदी 1931 में नित्यानंद व कांतिलाल। तो जयपुर कर्पूरचंद पाटनी, बूंदी नित्यानंद व कांतिलाल। 1934 में दो हुए, 1931 के बाद डायरेक्ट 1934। मारवाड़ डॉक्टर जयनारायण व्यास इसके संस्थापक थे, और हाड़ौती के पंडित नैनूराम शर्मा। 1934 में दो, मारवाड़ और हाड़ौती। फिर उसके बाद 1936 बीकानेर मगाराम वैद्य और धौलपुर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इसके बाद 38 में मेवाड़ माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। सीधा प्रश्न आता है, या तो संस्थापक या कौन किससे संबंधित है। उसके बाद 8वां सापरा 1938 में, लादूराम रमेशचंद्र और ओझा। रमेशचंद्र ओझा ये की नाम है, लादूराम और रमेशचंद्र ओझा। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई और हरिनारायण शर्मा ने की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में जुगल किशोर चतुर्वेदी ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीवी लाल ने की। देखिए, इसके बाद है 1900 एक सेकंड, देखिए इसके बाद है 1939 कोटा प्रजामंडल पंडित नैनूराम और अभिनहरी। इसके बाद किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, और 14वां 1939 में हुआ गोकुलबाई भट्ट सिरोही गोकुलबाई भट्ट। और इसके बाद देखिए, वापस देखिए एक बार, कोटा प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा और अभिनहरी। 1939 में ही किशनगढ़ कांतिचंद चौथानी। सिरोही प्रजामंडल गोकुलबाई भट्ट 1939। इसके बाद 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की तो भंवरलाल निगम ने। 1943 में बांसवाड़ा की भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। 1944 में डूंगरपुर की भोगीलाल पांड्या ने। 1945 में जैसलमेर की और किसने, मीठालाल व्यास ने और अमृतलाल पाठक ने। उसके बाद 1945 में ही प्रतापगढ़ की ठाकर बप्पा ने। इसके बाद सबसे लास्ट में 1946 में झालावाड़ मांगीलाल भव्य ने।
अब देखिए कुछ तथ्य हैं प्रजामंडल से जुड़े हुए, उनके बारे में बात करते हैं। राज्य में प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल 1931 में। पहला राजनीतिक प्रजामंडल था मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में। अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल। राज्य से बाहर स्थापना किस किस की हुई? बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में, भरतपुर की हरियाणा में जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर, सिरोही की बम्बई में। तो बीकानेर की कलकत्ता, भरतपुर की हरियाणा, सिरोही की बम्बई। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हुए अपना प्रजामंडल। अब कुछ चीज़ें रह गई थी, उनके बारे में कुछ युद्ध हैं, इनको और देख लेते हैं। इनसे लगभग पूरी हिस्ट्री एक बार वापस से कवर हो जाएगी। देखिए आबू का युद्ध 1178 में लड़ा गया मूलराज द्वितीय मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी की मूलराज द्वितीय की विजय हुई और इसमें इनकी जो माँ थी उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इस युद्ध का नायिका देवी ने। मोहम्मद गौरी की भारत में ये प्रथम पराजय थी। इसके बाद 1182 तुमुल का युद्ध, चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड और चंदेल शासक परमार्दी देव के चंदेल के मध्य पृथ्वीराज थर्ड जीते। 1191 तराइन का युद्ध, ये हम बात कर चुके हैं। तराइन फर्स्ट, तराइन सेकंड, पहला पृथ्वीराज थर्ड जीते, दूसरा मोहम्मद गौरी। अब इसके बाद देखिए 1301 रणथंभौर का युद्ध, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के बीच। अलाउद्दीन की विजय, रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर और राजस्थान का प्रथम साका। 1303 चित्तौड़ का युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच। अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई, रानी पद्मिनी ने जौहर किया, चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा साका। 1308 सिवाना का युद्ध, बाड़मेर, कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति और सतलदेव अलाउद्दीन खिलजी इसमें भी जीता। 1311 जालौर का युद्ध, कमालुद्दीन गुर्ग और कानड़देव चौहान के बीच। अलाउद्दीन खिलजी जीता। पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में इस युद्ध का वर्णन किया है। 1326 सिंगोली का युद्ध, सिसोदिया राणा हमीर और इसमें राणा हमीर की विजय हुई। इसके बाद ये इसी का पार्ट था, सिसोदिया राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के बीच। अब इसके बाद 1437 में सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का है मध्य प्रदेश में, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के बीच। इसी की याद में कुंभा ने विजय स्तंभ की चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ की निर्माण करवाया था। इसके बाद ये सारे महत्वपूर्ण है। 1518 खातौली कोटा का युद्ध, महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच, सांगा जीते। 1519 बाड़ी का युद्ध, किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, फिर सांगा जीते। गागरोन का युद्ध, किस किस के बीच? महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड के बीच, राणा सांगा जीते। 1527 बयाना का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच, पहले क्या बोलते हैं सांगा जीते, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, 17 मार्च 1527, इसकी डेट भी याद रखनी है। महाराणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें बाबर की विजय हुई। मुस्लिम शासक हसन खान मेवाती जो नागौर से महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई ने इस युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। 1534 चित्तौड़ का युद्ध, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य इनके बीच, बहादुर शाह विजय हुआ। राजमाता कर्णावती राणा सांगा की जो पत्नी थी ने इस आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाई थी और रानी कर्मावती के बीच नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। इसके बाद 1540 मावली का युद्ध, उदय सिंह मारवाड़ राव मालदेव और बनवीर इनके बीच में। उदय सिंह मारवाड़ राव मालदेव ये दोनों एक साथ थे, इनकी विजय हुई। इसके बाद चित्तौड़ ने वापस मिला। 1541 पाहेवा का युद्ध, राठौड़ कुंपा राव मालदेव और इसको जीता कौन? राव मालदेव। देखिए इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी वगैरह, उनकी डेट आपको याद होगी, पूरा अच्छे से याद होंगे वो। 1576 दिवेर 1582, तो मैंने यहाँ नहीं रखे। देखिए मंदसौर का युद्ध 1733 सवाई जयसिंह और मराठों के बीच और मराठे जीते। 1735 मुकुंदरा रामपुरा का युद्ध, राजपूतों की संयुक्त सेना और मराठों के बीच, मराठा विजयी हुए। जयसिंह ने संधि करके मराठों को चौथ देना स्वीकार किया। 1741 गंगवाना का युद्ध, सवाई जयसिंह और अभय सिंह नागौर के भक्त सिंह के बीच में, इसको सवाई जयसिंह जीते। 1747 राजमहल का युद्ध, सवाई जयसिंह के पुत्र ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में, उत्तराधिकारी युद्ध था ये, ईश्वरी सिंह जीते। उसके बाद 1748 मानपुरा अलवर का युद्ध, सवाई ईश्वरी सिंह और अफगानिस्तान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच, इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुए। 1761 बटवाड़ा का युद्ध, जालिम सिंह झाला कोटा का और जयपुर के बीच में जालिम सिंह झाला विजयी हुआ। 1787 तुंगा का युद्ध, तुंगा का है दौसा में, मराठा सेनापति महादजी सिंधिया और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के बीच, सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के शासक विनय सिंह की मदद से सिंधियाओं को पराजित किया। 1790 पाटन का युद्ध, महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप के मध्य मराठे विजयी रहे। इसके बाद मेड़ता का युद्ध 1790 मराठा और जोधपुर के शासक विजय सिंह के मध्य मराठे फिर विजयी हुए और सांबर की संधि हुई, जिसके अनुसार अजमेर शहर दुर्ग सहित मराठों को पुनः प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जो पद्मश्री इस बार मिले हैं 26 जनवरी को, ये बताने रह गए थे, ये भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मण सिंह जी को मिला है एक, ये समाज सेवा से संबंधित है, निवासी लापोड़िया गांव जयपुर का, उससे ये संबंधित वहाँ के रहने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको दिया गया है ये। इसके बाद दूसरे हैं मूलचंद लोढ़ा, समाज सेवा, ये भी इनका भी, और ये निवासी हैं डूंगरपुर के
सिर्फ इतना याद रखिए, और ये चीज़ें छोड़िए। ये डूंगरपुर के निवासी हैं और समाज सेवा से संबंधित है। मूलचंद लोधा को इनको कौन कौन से मिले हैं? पद्मश्री मिले हैं सबको, है ना। हुसैन बंधु 2 भाई हैं, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, कला के क्षेत्र में जयपुर के हैं और गज़ल गायकी करते हैं। तो कितने लोगों को मिले हैं? 4 लोगों को। कौन कौन? हुसैन बंधु, जिसमें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोधा और लक्ष्मण सिंह जी। ये कहाँ के हैं? जयपुर के। मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर और हुसैन बंधु जयपुर। तो 3 लोग जयपुर के हैं, 1 डूंगरपुर के। इसके बाद कुछ प्रशस्ति और उनके रचयिता, जितना भी इंपोर्टेंट रिवीजन कर सकते हैं जल्दी जल्दी वो करते हैं। देखिए, कीर्ति स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि और महेश ने लिखी, रचयिता ये इनके रचयिता। कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश ने, जगन्नाथ राय प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने, वैद्यनाथ प्रशस्ति रूप भट्ट ने, राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राय सिंह प्रशस्ति जैता ने, रणकपुर प्रशस्ति दैपाक ने, नेमिनाथ या लूण वसई के जो मंदिर हैं उनके अंदर जो प्रशस्ति है वो सोमेश्वर ने, नाथ प्रशस्ति आम्रकवि ने, माधवराव की प्रशस्ति हरदास ने, त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने। त्रिमुखी बावड़ी का ये कमेंट में आप मुझे बताना, मैंने आपको करवा रखी है। इसके बाद पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा मिला था। बजट 2022-23 में 1 अप्रैल 2022 से ये लागू होगा। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को आई थी। नई पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी नीति 15 जुलाई 2021 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 और 26 नवंबर 2022 को इसको मंत्रिमंडल से अनुमोदन मिला। लागू कब से हुई? 5 दिसंबर 2022 से। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 6 अप्रैल 2022 से, और लागू कब से हुई? 18 अप्रैल 2022 से। ये आपको याद रखनी है बस। पर्यटन विकास कोष स्थापना 2021-22 500 करोड़ का, 2022-23 में इसकी राशि बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास में देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1978 में बनाया गया। पर्यटन विभाग 1956, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1978। राज्य पर्यटन को आंशिक रूप से उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनिस खान समिति से 1989 में मिला था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। इसके बाद देखिए 32वां बिहारी पुरस्कार रह गया था 2022 दिया गया। 29 सितंबर 2022 को घोषणा के बिरला फाउंडेशन द्वारा की जाती है। किसको दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को। इनकी कृति कौन सी है? पंचरंग चोला पहन सकी रे। पंचरंग चोला पहन सकी रे डॉक्टर माधव हाड़ा की रचना है, जिनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। 31वां किसको दिया गया था? फिर मधु काकरिया को। और इनकी रचना कौन सी थी? हम यहाँ थे। पिछली बार बहुत एग्जाम में आई थी, हम यहाँ थे, मधु काकरिया। इस बार याद रखिए, पंचरंग चोला पहन सकी रे डॉक्टर माधव हाड़ा। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कुल 23 भाषाओं में दिए जाते हैं ये। हिंदी का दिया गया है बद्री नारायण को, रचना कौन सी है? तुमड़ी के शब्द। अंग्रेजी का अनुराधा रॉय को, रचना कौन सी है? ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड किसकी? अनुराधा रॉय की। राजस्थानी मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए कौन सा? कमल, राजस्थानी भाषा का कमल रंगा। अलेखूं अम्बा, ये नाटक है किनका? कमल रंगा का, जिनको राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कहाँ के निवासी हैं? बीकानेर राजस्थान के। इसके बाद देखिए, राजस्थान पर्यटन नीति पहली 2001 में आई थी। नवीन पर्यटन नीति 2020 में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2011 में पहली थी, और नवीनतम कौन सी है? 2019। पर्यटन नीति पहली कौन सी थी? 2001, नवीनतम है 2020। सौर ऊर्जा नीति पहली थी 2011, नवीनतम है 2019। पवन ऊर्जा नीति पहली थी 2000 में और नवीनतम है 2019 में। तो 2001, 2020, सौर ऊर्जा 2011, 2019, पवन ऊर्जा 2000 और 2019। इसके बाद राजस्थान में हुए कुछ युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं। देखिए, गरुड़ सेवन जोधपुर में आयोजन हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य। गरुड़ सेवन जोधपुर में भारत और फ्रांस के मध्य। मोस्ट इंपोर्टेंट डेजर्ट नाइट जोधपुर में भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य। सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर में इंडियन आर्मी और बीएसएफ के मध्य। अल नजा महाजन बीकानेर में भारत और ओमान की सेनाओं के मध्य। वायु शक्ति 2022 चांदन रेंज जैसलमेर में भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। ईस्टर्न ब्रिज जोधपुर में भारत और ओमान की सेनाओं के मध्य। साइक्लोन चक्रवात 1 जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य। ऑस्ट्रा हिंद इंपोर्टेंट महाजन बीकानेर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य। शत्रुनाश बीकानेर में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के मध्य। इनमें से याद कौन कौन से रखने आपको इंपोर्टेंट? गरुड़, डेजर्ट। इसके बाद कुछ जेलों से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्राउडगढ़ जेल में किससे संबंधित है? विजय सिंह पद्धर और राव गोपाल सिंह खरवा से। वेलूर जेल अर्जुनलाल सेठी से। हजारीबाग जेल केसरी सिंह बारहट से। बरेली जेल प्रताप सिंह बारहट से। तो इतने टॉपिक, ये नए टॉपिक थे जो अभी तक नहीं हुए थे। इसके बाद रिवीजन के लिए मैं बाकी, अगर आपने पुराने टॉपिक्स देख रखे हैं ऑलरेडी, तो वीडियो यहीं बंद करके आप जा सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप
आगे जो टॉपिक आने वाले हैं, किसान आंदोलन, उसके बाद 1857 की क्रांति, एकीकरण, जनजातीय आंदोलन। अगर ये टॉपिक्स का आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आप यहाँ तक रुक सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जानकारी की तो प्राचीन आमेर पर मीणाओं का शासन हुआ करता था। कछवाहा राजवंश की शुरुआत आमेर से नहीं हुई, ये आपको याद रखना है। शुरुआत कहाँ से हुई है? दौसा से, जहां तेजकरण ने 1137 में बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा राजवंश शुरू किया था। कहाँ से? दौसा से। इसके बाद 1207 में कोकिल देव ने जब आमेर जीता तब जाके आमेर में कछवाहा राजवंश शुरू हुआ। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि प्राचीन आमेर पर मीणाओं का शासन हुआ करता था। तेजकरण ने 1137 में बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा राजवंश शुरू किया और 1207 में कोकिल देव ने फिर आमेर में कछवाहा राजवंश की आगे फिर अपना राजवंश बढ़ाया। राजधानियों की बात करें तो पहले दौसा, उसके बाद जमवारामगढ़, फिर आमेर, फिर जयपुर। ये 4 राजधानियां रही हैं। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो तेजकर्ण, जिसका नाम दूसरा क्या मिलता है, दूल्हे राय, ने कछवाहा राजवंश की स्थापना की। उसके बाद ये खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, इसलिए नाम कछवाहा इनका रखा गया, कुश के वंशज होने के कारण। इसलिए इनको रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। इनकी कुल देवी जमवाई माता है और आराध्य देवी शीला देवी हैं। तो ये सामान्य सी जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कछवाहा राजवंश के जो प्रमुख शासक उनके बारे में। ठीक है, ये मैंने राजा, उनकी समयावधि और इतिहास, युद्ध और संधियां, ये एक जगह है। और कला और संस्कृति भी इसी में आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको आर्ट एंड कल्चर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इसी में मैंने दोनों अलग अलग पॉइंट बना के रख दिए। तो देखिए सबसे पहले बात करें दूल्हे राय की, तो दूल्हे राय ने 1137 में कछवाहा का संस्थापक था दूल्हे राय, जिन्होंने जमवाई माता का मंदिर बनवाया। ये आपको याद रखना है। कछवाहा राजवंश से मंदिर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है दूल्हे राय के बारे में कि ये एमपी से आए थे। एमपी में भी कौन सी जगह थी? नरवर। नरवर से राजस्थान आए थे, जहां इन्होंने बड़ गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लिया था और कछवाहा राजवंश की शुरुआत की थी। उसके बाद आए कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में मीणाओं को हराया और आमेर पर कब्जा कर लिया और इन्होंने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी आपको याद रखना है। जमवाई माता मंदिर का निर्माण दूल्हे राय ने और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोकिल देव ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद पहले इंपोर्टेंट राजा आते हैं कौन से? भारमल। भारमल के बारे में बात करें तो 1547 से लेकर 1573 तक इनका शासनकाल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें क्या है कि ये राजस्थान के पहले शासक हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ में अपने वैवाहिक संबंध शुरू किए। तो वो शासक कौन है? भारमल। 1547 से 1573 शासनकाल। मजनू खां की मदद से इन्होंने अकबर से मुलाकात की और 1562 में अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? अकबर से। और कहाँ हुआ था विवाह? सांभर में। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम्स में। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई। तो हरकाबाई और अकबर का विवाह कहाँ हुआ था? सांभर में। हरकाबाई की उपाधि की बात करें तो क्या उपाधि थी? मरियम उज जमानी। और जहांगीर इन्हीं का पुत्र था जो आगे जाके फिर शासक बनेगा। तो ये हुई बात भारमल की। इसके बाद है भगवंत दास। इन्होंने अपनी बेटी मानबाई की शादी किससे की थी? जहांगीर से, जिससे उनका पुत्र कौन पैदा हुआ था? खुसरो। ये नाम आपको याद रखना है। जहांगीर और मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो। जो चीजें पीडीएफ में ऐड नहीं है वो मैं आपको बोल के या लिख के बता दूंगा, जो भी इंपोर्टेंट होंगी। बाकी लगभग सारी इंपोर्टेंट चीजें पीडीएफ में ऐड है। तो देखिए, और मानबाई की उपाधि क्या थी? शाहे बेगम। और हरकाबाई की उपाधि क्या थी? मरियम उज जमानी। इसके बाद आए मानसिंह। मानसिंह का शासनकाल, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, इन तीनों का आपको शासनकाल भी याद रखना है। इस शासनकाल से प्रश्न आते हैं। तो देखिए मानसिंह का शासनकाल है 1589 से 1614 तक। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह का है 1621 से 1667 तक। तो देखिए सबसे पहले बात करें 1605 में 7000 का मनसब दिया गया था इनको। मनसब क्या होता है? जो मुगल शासक हैं वो एक पदवी के रूप में, जो उनके सामंत की तरह, जैसे 5000 का मनसब या 7000 का मनसब, ये पदवी के हिसाब से दिया जाता था। जितना बड़ा शासक या जितना बड़ा राजकुमार होता था उसी हिसाब से उनको क्या दिया जाता था? मनसब दिया जाता था। एक चीज और आपको याद रखनी है कि राज तिलक के समय इनको 5000 का मनसब दिया गया था, जिसको बढ़ाकर बाद में कितना कर दिया गया था? 1605 में 7000 का मनसब कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद का अर्थ क्या होता है? एग्जाम्स में आ चुका है एक बार। फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। तो अकबर ने इन्हें पुत्र कहा था अपना। काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया गया था इनको। बंगाल के राजा केदार को हराया था इन्होंने, और केदार को हराकर ये किसकी मूर्ति लेके आए थे? शीला माता की, जो इनकी क्या है? आराध्य देवी है। इसके बाद हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया, जिसमें ये अकबर की तरफ से सेनापति के रूप में गए थे। ये हल्दीघाटी युद्ध के बारे में हम जब मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। अब बात करें इनके आर्ट एंड कल्चर में योगदान की, तो बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबर नगर बसाया इन्होंने। शीला माता मंदिर बनवाया कहाँ? आमेर में। इनकी पत्नी ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कनकावती। कनकावती, ये आपको याद रखना है। और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया था, जिनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? बंगाल में लड़ते हुए मारे गए थे वो,
उसके बाद इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो पुंडरीक विट्ठल का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने रागमाला लिखी थी। एक पुस्तक और है राग मंजरी, वो भी आपको याद रखनी है। कौन सी? राग मंजरी। ये 2 पुस्तकें याद रखनी है। एक चीज और इंपोर्टेंट कि फरजंद की उपाधि प्लस इनको एक उपाधि और दी गई थी मिर्जा राजा की। मिर्जा राजा जयसिंह को भी उपाधि दी गई थी। जयसिंह को किसी और ने दी थी, मिर्जा राजा। मान सिंह को यह उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। ये आपको याद रखना है कि अकबर को भी मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, वो मान सिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी जो अकबर ने दी थी। ये चीज आपको एक्स्ट्रा में याद रखनी है। इसके बाद बात करें कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। अगले इंपोर्टेंट शासक, मेन इंपोर्टेंट इनमें 3 ही है, मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, उसके बाद सवाई जयसिंह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बाकी शासक अपन 5 मिनट में पूरे कवर कर सकते हैं। इनको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न इन्हीं से आते हैं ज्यादातर। तो देखिए मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो पुरंदर की संधि क्या है? ये इन्होंने शिवाजी के साथ की थी। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ये औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण के अभियान पर गए थे, जहां इन्होंने शिवाजी को हराया था। तो संधि हुई थी 1665 में, किसकी? पुरंदर की। पुरंदर की संधि में क्या हुआ था? आपको याद रखना है कि शिवाजी के जो 35 किले हुआ करते थे, शिवाजी के पास जो 35 किले हुआ करते थे, उनमें से 23 किले शिवाजी को मुगलों को देने पड़े थे। ये संधि थी पुरंदर की संधि, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है औरंगजेब ने इनको दक्षिण अभियान पर भेजा था। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो इनको भी मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी और मानसिंह को भी मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी और शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को दी थी। ये सर्वाधिक शासनकाल वाले कछवाहा शासक हैं, जिनका शासनकाल सर्वाधिक है कितना? 1621 से लेकर 1667 तक। ये आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक शासनकाल वाले कछवाहा शासक हैं। अब बात करें इनके आर्ट एंड कल्चर में, तो इन्होंने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद इनके दरबारी कवियों की बात करें तो बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा। कुलपति मिश्र, राय कवि ने कौन सी रचना की थी? जयसिंह चरित्र। ये आपको याद रखनी है। और जयगढ़ को चील का टोला भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है अभी, शायद 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड किसी एग्जाम्स में। इसके बाद देखिए सवाई जयसिंह, अगले मोस्ट इंपोर्टेंट। इनका शासनकाल है 1700 से लेकर 1743 तक। इन्होंने सर्वाधिक मुगल शासकों के साथ कार्य किया है, 7 मुगल शासकों के साथ। मिर्जा राजा जयसिंह का खुद का शासनकाल सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है। और सवाई जयसिंह ने सबसे ज्यादा मुगल शासकों के साथ कार्य किया है। तो ये हो गए मुगलों के साथ कार्य किया। इसके बाद औरंगजेब के पुत्रों आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ था। देखिए इसको मैं आपको एक अलग पेज पे समझा देता हूं। देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के 2 पुत्र थे, एक आजम और एक मुअज्जम। तो सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने आजम का साथ दिया था और युद्ध में जीता कौन? मुअज्जम। मुअज्जम ने फिर आगे जाके अपना जो मुअज्जम किसके नाम से शासन करेगा आगे जाके? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। तो जो औरंगजेब के पुत्रों के बीच में राज्य के लिए जो लड़ाई हुई थी आजम और मुअज्जम के बीच में, उसमें आजम का साथ दिया था किसने? सवाई जयसिंह ने। और जीत कौन गया? मुअज्जम। तो इससे हुआ क्या कि आमेर जो था वो थोड़े समय के लिए किसके पास चला गया? मुगलों के पास। आमेर किसके पास चला गया? मुगलों के पास। तो आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फिर जब आमेर पर मुगलों का शासन था तो आमेर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस्लामाबाद। आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है। आमेर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस्लामाबाद। और दूसरा नाम भी आपको क्या याद रखना है? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर जब बहादुर शाह फर्स्ट शासन करने लगा तो 1708 में देवारी समझौता होता है। 1708 में देवारी समझौता होता है, जिसके बाद आमेर जो है वो सवाई जयसिंह को वापस मिलता है। और इसी देवारी समझौते में शर्त क्या थी कि जो माधो सिंह हैं उनको शासक बनाया जाएगा सवाई जयसिंह के बाद। लेकिन इनके बाद शासक बना कौन? ईश्वरी सिंह। तो बस यहीं से जयपुर के जो राजवंश में परिवार के बीच में लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। किसके बाद? 1708 के देवारी समझौते के बाद। तो ये थी पूरी कहानी। तो आप देखिए 1708 में देवारी समझौते के बाद आमेर इनको वापस मिला। बदन सिंह को डीक की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी इन्होंने। ये आपको याद रखना है कि ब्रजराज की उपाधि दी गई थी बदन सिंह को। और ब्रज निधि की उपाधि अगर आगे पढ़ेंगे, ब्रज निधि किसको कहा जाता है? प्रताप सिंह को। वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रज निधि आपको याद रखनी है। ब्रजराज बदन सिंह को दी गई। इसके बाद गंगवाना का युद्ध 1741 में लड़ा गया। किस किस के बीच? बीकानेर और जोधपुर के बीच में। बीकानेर और जोधपुर के बीच में, जिसमें जीता कौन? बीकानेर। और बीकानेर का साथ किसने दिया था? सवाई जयसिंह ने। बीकानेर के शासक कौन थे उस समय? जोरावर सिंह। और जोधपुर के शासक कौन थे? अभय सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगवाना का युद्ध 1741 में लड़ा गया बीकानेर और जोधपुर के बीच में। इसके बाद 1715, 1733 और 1735 में मराठों के साथ इन्होंने युद्ध लड़े। ये भी आपको याद रखने। दीप सिंह कुंभानी ने इनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बांध लिया था। इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया था जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। तो इनका अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा किसने बांध लिया था? दीप सिंह कुंभानी ने। इसके बाद होड़ा सम्मेलन कब हुआ था?
होड़ा सम्मेलन की आपको डेट याद रखनी है, 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 में क्या हुआ था? होड़ा सम्मेलन। तो ये आपको याद रखना है, होड़ा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। तो फिर होड़ा सम्मेलन के बाद एक युद्ध हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। जब 17 जुलाई 1734 को होड़ा सम्मेलन होने वाला था, जिसकी अध्यक्षता जो मारवाड़ के जगत सिंह सेकंड थे उन्होंने की थी। उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया था मराठों के साथ, कहाँ का? कोटा का युद्ध, रामपुरा कोटा का युद्ध। ये 1735 में लड़ा गया था और इसमें मराठे जीत गए थे, जिसके बाद फिर धौलपुर समझौता होगा। देखिए, मराठों के साथ युद्ध लड़ा, ये होड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। अब इनके बारे में बात करें, इनकी आर्ट एंड कल्चर की, तो सबसे ज्यादा इन्हीं का है। इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को, ये आपको याद रखना है। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर को इराक का जो एक शहर है बगदाद, उसकी तरह बसाया गया है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद नाहरगढ़ किला बनवाया गया था, ये मराठों से सुरक्षा के लिए बनवाया गया था, इसलिए इस किले का दूसरा नाम क्या है? जयपुर का पहरेदार। ये भी आपको याद रखना है, जयपुर का पहरेदार कहा जाता है। और ये दूसरा नाम भी है इसका, एक और क्या? सुदर्शनगढ़। ये आप जब स्थापत्य कला, वास्तुकला, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो वहां पढ़ने से अच्छा अभी जिस शासक ने बनवाया उसी के साथ पूरा कंप्लीट करते चलो। तो नाहरगढ़ किला बनवाया, नाहरगढ़ किले का दूसरा नाम क्या है? जयपुर का पहरेदार और सुदर्शनगढ़। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद इन्होंने चंद्र महल पैलेस बनवाया और गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये भी आपको प्रधान पीठ नहीं, सॉरी, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किसका मंदिर? गोविंद देव जी का मंदिर। ये आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखें, जैसे मेवाड़ के शासक जो होते थे वो एकलिंग जी का दीवान खुद को मानते थे, तो जयपुर के शासक जो है वो खुद को गोविंद देव जी के दीवान माना करते थे। तो एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद इन्होंने जल महल बनवाया। जल महल किसके लिए बनवाया था? इन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाया था, तो उसमें जो ब्राह्मण आए थे उनके रुकने के लिए जल महल बनवाया था इन्होंने। इसके बाद हरमाड़ा झील बनवाई, हरमाड़ा नहर बनवाई थी इन्होंने पेयजल आपूर्ति के लिए। 5 स्थानों पर इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? जंतर मंतर का। वो 5 स्थान आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं वो 5 स्थान? मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने जयपुर से। तो जयपुर, उसके बाद देखिए, एक हो गया जयपुर, उसके बाद हो गया दिल्ली, उसके बाद हो गया उज्जैन, मथुरा और बनारस। इन 5 स्थानों पर इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या है, इन्होंने जयसिंह कार्य का ग्रंथ लिखा, ये आपको याद रखना है, जो एक ज्योतिष ग्रंथ है। जयसिंह कार्य का किसका ग्रंथ है? ज्योतिष का ग्रंथ। अब बात करें सूरत, इन्होंने सूरत खाना बनवाया था। ये हमने चित्रकला जब पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि ये जो जयसिंह थे, सवाई जयसिंह, इन्होंने सूरत खाना बनवाया था। और ये क्या था? चित्रकला विभाग था। कौन सा? चित्रकला विभाग। इसके बाद इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो पुंडरीक रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, केवल राम, नयन चंद्र, ये हैं इनके दरबारी विद्वान। इसके बाद बात करें, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह पर नियंत्रण का प्रयास किया था। रोक नहीं लगाई थी, रोक आगे लगेगी। प्रयास किसने किया था पहली बार? सवाई जयसिंह ने। ये आपको याद रखना है। बादल महल को शिकार हौदी कहा जाता है। और बादल महल, ये भी आपको याद रखना है कि बादल महल जो है वो जयपुर की पहली इमारत है। ऐसा प्रश्न आ चुका है एक बार कि जयपुर की पहली इमारत कौन सी है? बादल महल। इसको क्या कहा जाता है? शिकार हौदी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगले हैं अपने, अब जल्दी जल्दी से अपन कवर करते हैं, पूरी कहानी समझ ली अपन। देखिए इसके बाद है ईश्वरी सिंह। मैंने आपको बताया कि माधव सिंह की जगह किसको शासक बना दिया गया? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा? सबसे पहले राजमहल टोंक का युद्ध। और ये इसकी डेट आपको याद रखनी है, कब? 1747 में। और ये किसके खिलाफ लड़ा गया? अपने भाई माधव सिंह के खिलाफ। माधव सिंह को किसका समर्थन प्राप्त था? मेवाड़ का समर्थन। ये कहानी पूरी वहीं से देवारी समझौते से शुरू हुई थी, जो आगे जाके चलती रहेगी। युद्ध पे युद्ध होंगे। आपको सारे युद्धों की डेट भी याद रखनी है, कौन जीता और कौन हारा वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ? राजमहल टोंक का युद्ध। किस किसके बीच? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच। माधव सिंह का साथ किसने दिया था? मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह सेकंड। और उम्मेद के शासक उम्मेद सिंह थे कहाँ के? बूंदी के शासक। दुर्जन साल थे कहाँ के? कोटा के शासक। और मेन मराठों ने किसका साथ दिया? माधव सिंह का साथ। किसका साथ दिया था? माधव सिंह का साथ। फिर भी जीत कौन गया इसमें? ईश्वरी सिंह। और उसी जीत की याद में इन्होंने क्या बनवाया था? ईश्वर लाट, जिसको सरगासुली भी कहते हैं, जिससे जाके आगे चल के अपनी आत्महत्या करेंगे। उसके बाद हुआ तो जब इसके बाद दूसरा युद्ध होता है बगरू का युद्ध। ये 1748 में माधव सिंह से कौन? ईश्वरी सिंह हार गए थे। तो बदले में इनको 5 परगने देते हैं माधव सिंह को, और मराठों को हरजाना देने की बात होती है। फिर उसी हरजाने के लिए मराठे इनको जब परेशान करते हैं तो ये इसी ईश्वर लाट से कूद कर क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। ये हुई अपनी ईश्वरी सिंह की कहानी। ईश्वरी सिंह के बाद अगले हैं अपने कौन से? माधव सिंह। माधव सिंह के बारे में सबसे फेमस बात क्या है कि इन्होंने 1751 में जयपुर में मराठों का क्या करवाया था? कत्लेआम करवाया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बंटवाड़ा का युद्ध। 1761 में कोटा के शत्रु साल से ये क्या हुए थे? हार गए थे। और कोटा का सेनापति उस समय कौन था? जालिम सिंह झाला। ये आपको याद रखना है कि कोटा का सेनापति कौन था? जालिम सिंह झाला। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जालिम सिंह झाला की हवेली कहाँ है। अब इनकी बात करें आर्ट एंड कल्चर में, तो 1763 में इन्होंने सवाई माधोपुर नगर बसाया था। 1763 में सवाई माधोपुर। इसके बाद चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? माधव सिंह ने। और जयपुर में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई माधव सिंह ने। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद है प्रताप सिंह, अगले मोस्ट इंपोर्टेंट।
सवाई जयसिंह के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगले यही हैं। तो इनके बारे में बात करें पहले, इनके युद्धों की, सबसे ज़्यादा युद्ध इन्होंने ही लड़े हैं मराठों जयपुर में मराठों के खिलाफ। ये देखिए प्रताप सिंह 1778 से 1803, इनका सबसे पहले युद्ध हुआ तुंगा का युद्ध 1787 में। इनके सारे युद्ध मराठों के साथ होंगे। मराठों के सेनापति आपको याद रखने हैं और युद्ध में कौन जीता कौन हारा वो आपको याद रखना है। तो पहला है तुंगा का युद्ध 1787 में, इसमें मराठे हार गए थे और इसमें मराठों का सेनापति कौन था, महादजी सिंधिया। उसके बाद दूसरा इंपोर्टेंट पाटन का युद्ध 1790 में, इसमें मराठी जीत गए थे। तीसरा है मालपुरा टोंक का युद्ध, इसमें भी मराठी जीत गए थे। ये कब लड़ा गया था, 1800 में। तो प्रथम युद्ध में मराठा सेनापति कौन था, महादजी सिंधिया। उसके बाद जो दूसरा जो तृतीय युद्ध था पाटन का युद्ध, तृतीय जो मालपुरा टोंक का युद्ध था, जिसमें सेनापति कौन था, दौलत राव। अब प्रताप सिंह के बारे में सबसे फेमस क्या है क्वेश्चन, कि इन्होंने जयपुर में तमाशा को लोकप्रिय बनाया था। इसके बाद बात करें इनकी सांस्कृतिक या फिर आर्ट एंड कल्चर वाली उपलब्धियों की, वो सबसे ज्यादा है याद रखने लायक। देखिए 1799 में एक 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया इन्होंने, जिसको क्या कहा जाता है, हवा महल कहा जाता है। और इसकी 5वीं मंजिल का नाम हवा महल है। आपको याद रखना है 5 मंजिलें हैं, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। तो जो 5वीं मंजिल है उसका नाम क्या है, हवा महल। और उसकी आकृति कैसी है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। और कितनी खिड़की झरोके हैं उसमें, खिड़कियां 953, ये भी आपको याद रखनी है। और इसका 953 खिड़कियां हैं। बात करें इसके वास्तुकार की तो कौन था, लालचंद उस्ता। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रजनिधि के नाम से कविताएं कौन लिखते थे, प्रताप सिंह। इनका शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इनके दरबार में गंधर्व 32 या जिनको गंधर्व 22 भी कहा जाता है, वो बैठा करते थे। किसके दरबार में, प्रताप सिंह के दरबार में, जिन नाम से 22 विद्वान थे जिनको गंधर्व 32 या गंधर्व 22 कहा जाता था। तो ये हुए अपने प्रताप सिंह। इसके बाद हैं अपने अगले जगत सिंह सेकंड। ये जयपुर वाले जगत सिंह सेकंड है, आपको याद रखना है, मारवाड़ वाले अलग हैं। तो इनका एक गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में जोधपुर के नरेश मान सिंह के साथ। ये आपको याद रखना है, गिंगोली का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, जोधपुर के साथ। जोधपुर और जयपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था। और इसके बाद 1818 में अंग्रेजों से इन्होंने संधि की थी, ये भी आपको याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इनकी प्रेमिका का नाम क्या है, रसिक प्रिया थी। और जोधपुर एक विनय सिंह जोधपुर के महाराज थे, इनकी प्रेमिका भी फेमस है जिसका नाम क्या था, गुलाब राय, जिसको जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड जब शासक बने थे तब छोटे थे, इसलिए इनको किसका संरक्षण मिला था, जॉन लुडलो का। ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी इन्होंने, इसलिए इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। इन्होंने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ये आपको याद रखना है। सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार, इन सब पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। इसके बाद बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1857 में मदरसा हुनरी का निर्माण करवाया था, जिसको अब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। तो 1857 में, इनका सन याद रखना है, इनका सन पिछले 1-2 साल से पूछा जा रहा है लगभग हर दूसरे एग्जाम में। तो 1857 में क्या बनवाया, मदरसा हुनरी। उसके बाद 1844 में क्या बनवाया, महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। 1876 में क्या बनवाया, अल्बर्ट हॉल, जिसका वास्तुकार कौन था, जैकब। इसके बाद रामनिवास बाग, रामप्रकाश थिएटर, ये सारे किसने बनवाए थे, राम सिंह सेकंड ने। उसके बाद जयपुर का जो गुलाबी रंग है वो किसने करवाया था, राम सिंह सेकंड ने। इसके बाद है अपने माधव सिंह सेकंड, इन्हें बब्बर शेर कहा जाता था। 1904 में जयपुर में इन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी और ये राजस्थान में प्रथम रियासत थी जहां डाक व्यवस्था शुरू की गई थी, जयपुर। ये आपको याद रखना है। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता दी थी इन्होंने। नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए इन्होंने 9 महल बनवाए थे। और मुबारक महल का निर्माण भी किसने करवाया था, माधव सिंह सेकंड ने। ये भी आपको याद रखना है। सबसे अंतिम राजा कौन सी है, मान सिंह सेकंड। इनकी पत्नी गायत्री देवी, ये पहली राजस्थान की महिला लोकसभा सदस्य थी। राजस्थान के ये एकमात्र राज प्रमुख भी रहे हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल से पहले जो राज प्रमुख का पद हुआ करता था, प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन से, मान सिंह सेकंड। और इनकी पत्नी गायत्री देवी की आत्मकथा का नाम क्या है, प्रिंसेस रिमेम्बरेंस। ये भी आपको याद रखना है, प्रिंसेस रिमेम्बरेंस, जो पहली महिला लोकसभा सदस्य थी, कब बनी थी, 1962 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये हुआ अपना कछवाहा राजवंश। अब एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में। देखिए पुरंदर की संधि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। देवारी समझौता 1708 में सवाई जयसिंह। धौलपुर समझौता 1741 मराठों के साथ किया गया था। राजमहल टोंक का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में 1747। मराठों का कत्लेआम 1751 माधव सिंह। तुंगा का युद्ध 1787 प्रताप सिंह और मराठे। गिंगोली का युद्ध 1807 जगत सिंह और माझी। ये तो हुए युद्ध और संधियों की बात। इसके बाद प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो जम्बाई माता का मंदिर तेजकरण, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन का जो है वो मानसिंह ने, जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती ने। पुस्तकें और रचयिताओं की बात करें तो पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला और रागमंजरी, राय मुरारी दास ने मान प्रकाश, बिहारी जी ने बिहारी सतसई, पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम। भवन निर्माण की बात करें तो कदमी महल जो आमेर में है वो किसने बनवाया, रामदेव ने।
जयगढ़ किला मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 1727 में। हवा महल 1799 में प्रताप सिंह ने, जिसका वास्तुकार कौन था? लाल सिंह उस्ता। राम सिंह सेकंड ने महाराजा कॉलेज, रामबाग और अल्बर्ट हॉल और जयपुर का गुलाबी राम। इसके बाद की उपाधियां देखिए, मान सिंह की उपाधियां मिर्जा राजा और फरजंद अकबर ने दी। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को मिर्जा राजा शाहजहां ने दी। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। कहीं कहीं आपको बहादुर शाह भी मिलेगा। प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। ये हुई उपाधियों की बात। इसके बाद अन्य प्रमुख जानकारियों देखें तो भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। हरकवाई की शादी अकबर से सांभर में हुई। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में थे, जिसको 7000 का वंश प्राप्त था। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल सर्वाधिक था। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद अथवा मोमिनाबाद रखा गया। 2019 में जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ी संप्रदाय का है, जो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह ने सूरत खाने का निर्माण भी करवाया था, जो चित्रकला विभाग है। और हवा में 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 5वीं मंजिल क्या है? जिसकी 5वीं मंजिल क्या है? हवा नाम से है, इसलिए उसको हवा महल कहा जाता है। तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। गंधर्व बत्तीसी प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान हुआ करते थे। ये हुआ अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट, आमेर की कछुआ राजवंश। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इन्फॉर्मेशन, कि अगर वीडियो में कोई हल्की फुल्की गलती होती है तो उसको बाद में मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ सही करके, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर जब PDF डालता हूँ उस समय भी बता देता हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लिया करें एक बार। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और तीसरा टॉपिक अपना रहने वाला है किसान आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखिए, अपना पहला टॉपिक है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। तो इसकी प्रारंभिक जानकारी के बारे में हमें क्या पता रहता है कि ये कर और प्रथाओं के हस्तक्षेप के खिलाफ शुरू हुए थे। यानी कि जो जनजातियां थी उनके ऊपर कर बढ़ा दिए गए थे, उनकी जो प्रथाएं चलती थी उनमें हस्तक्षेप शुरू कर दिए गए थे। जैसे कि डाकन प्रथा की समाप्ति हुई थी 1853 में स्वरूप सिंह के समय। डाकन प्रथा समाप्त कर दी गई थी, जिसके खिलाफ जनजाति के जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने आंदोलन किए थे। तो इसी तरीके से हर जनजाति आंदोलन के पीछे कोई ना कोई कारण था, और ज़्यादातर कारण यही थे कि वो कर या फिर उनकी जो प्रथाएं थी उनमें हस्तक्षेप के खिलाफ शुरू हुए थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये एक आंदोलन का नाम है, ये आपको याद रखना है, बारापाल या इसको भोराईपाल भी बोलते हैं, का विद्रोह हुआ था 1881 में। बारापाल या भोराईपाल का विद्रोह 1881। मेर विद्रोह 1818 से लेकर 1821 तक। मेर विद्रोह कब से कब तक? 1818 से लेकर 1821 तक। उसके बाद अगला है भील आंदोलन। भील आंदोलन कब से कब तक चला? 1818 से लेकर 1860 तक। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं जो भी इस टॉपिक में प्रमुख संस्थाएं हैं, जो प्रमुख बटालियन हैं या सेना की जो टुकड़ियां थी उनके बारे में। तो सबसे पहले है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841। किसके समय हुई थी? ये यहाँ गलत लिखा गया है, सज्जन सिंह के समय नहीं हुई थी। किसके समय हुई थी? आपको याद रखना है, सरदार सिंह के समय। मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगली जो संस्था है संप सभा। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, संप सभा। किसने की थी? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। गोविंद गुरु ने कब की थी? 1883। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जो अगली संस्था है महाइंद्रास सभा। ये एक बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। महाइंद्रास सभा क्या थी? जो मेवाड़ का उस समय जो कोर्ट हुआ करता था उसको बोलते थे महाइंद्रास सभा। महाइंद्राज सभा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, महाइंद्रास सभा 1880। और मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933। मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933। इसके बाद जो प्रमुख आंदोलन है जनजातियों से जुड़े हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मुख्य रूप से 3 आंदोलन अपन इस टॉपिक में पढ़ते हैं। पहला है भगत आंदोलन, या इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? लसाड़ी आंदोलन। भगत आंदोलन या लसाड़ी आंदोलन किसने शुरू किया था? गोविंद गुरु और सुरजी भगत। चलिए मैं यहाँ टॉपिक इस आंदोलन का नाम लिख देता हूँ, और जो भी इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी लिख देता हूँ। कौन सा है? भगत आंदोलन। किसने शुरू किया था? गोविंद गुरु। गोविंद गुरु कौन से? जिन्होंने समसभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1883 में। और सुरजी भगत। भगत आंदोलन या लसाड़ी आंदोलन गोविंद गुरु ने शुरू किया और सुरजी भगत ने शुरू किया। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है, एक ही या इसको और क्या बोलते हैं, भोमट भील आंदोलन। ये किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। और इनके साथ कौन कौन सी जनजातियां थी? भील और गरासिया जनजाति, ये दोनों इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तीसरा और प्रमुख मीणा आंदोलन किसने चलाया? मुनि मगन सागर ने और वंशीधर ने। अब इन आंदोलनों से जुड़े हुए जो भी प्रमुख हत्याकांड हैं उनके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं।
पहला है मानगढ़ धाम हत्याकांड। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। मानगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। एक सेकंड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 में। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग, क्योंकि इसमें क्या है, 1500 के लगभग भील मारे गए थे, इसलिए इसका दूसरा नाम है जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला। दूसरा जो हत्याकांड है निमड़ा हत्याकांड, ये जुड़ा हुआ है एक ही और भौमट भील आंदोलन से। और जो अपने मानगढ़ धाम हत्याकांड पढ़ा था ये जुड़ा हुआ है भगत आंदोलन से। चलिए निमड़ा हत्याकांड के बारे में पढ़ते हैं। निमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 6 मार्च 1922। निमड़ा हत्याकांड 6 मार्च 1922। निमड़ा कहाँ है? गुजरात में। मोतीलाल तेजावत जी गुजरात में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, ये उस समय की घटना है। आपको डेट याद रखनी है, 6 मार्च 1922। उसके बाद नीम का थाला सम्मेलन हुआ था कहाँ? नीम का थाना कहाँ है? सीकर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मुनि मगन सागर। तो ये इनसे जुड़े हुए जो भी सम्मेलन और हत्याकांड थे, अपने जल्दी से उनका रिवाइज कर लिया। अब जो इनसे जुड़े हुए प्रमुख लोग हैं उन्हीं के जरिए हम पूरा आंदोलन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म हुआ था, या इनको गोविंद गुरु भी बोलते हैं, वेदसा। और वेदसा कहाँ है? डूंगरपुर में। और बंजारा जाति में इनका जन्म हुआ था। ये दयानंद सरस्वती जी से बहुत प्रभावित थे, उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने 1883 में संप सभा बनाई। अभी अपन पढ़ चुके हैं 1883 संप सभा। उसके बाद अगला पॉइंट है, संप सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। 1903 में। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1913 में, जहां क्या हुआ था? मानगढ़ धाम हत्याकांड। डेट क्या थी? 17 नवंबर 1913। उसके बाद आगे देखिए, मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 में भीलों पर गोलियां चलवाई। उसके बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने अपना जो शेष जीवन है वो काम्बिया गांव में रह के बिताया। अब चलिए जो अगले महत्वपूर्ण इंसान हैं इससे जुड़े हुए, उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। और इनको क्या बोलते हैं? भीलों का बाबूजी, भीलों का मसीहा। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी गांव। और ये जैन जाति से थे। गोविंद गुरु बंजारा जाति से थे, मोतीलाल तेजावत जैन जाति से। शुरुआती जो इनका जीवन था उस समय ये झाड़ोल ठिकाने में नौकरी किया करते थे। इन्होंने जो एक ही आंदोलन शुरू किया था वो मात्र कुंडिया नामक स्थान से, जो कहाँ है? चित्तौड़ में। नीमड़ा हत्याकांड अपन पढ़ चुके हैं, 6 मार्च 1922 को गुजरात में हुआ था। और गांधी जी के कहने पर इन्होंने 1929 में आत्मसमर्पण कर दिया था। महाइंदिरा सभा, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ये क्या था? मेवाड़ की कोर्ट थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में। तो महाइंदिरा सभा के सहयोग से फिर बाद में इनको रिहा कर दिया गया था। और इन्होंने एक 21 सूत्री मांग रखी थी मेवाड़ महाराणा के सामने। इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे इनसे जुड़े हुए, मेवाड़ की पुकार। चलिए अपन ने इसके बाद मोतीलाल तेजावत भी पढ़ लिए। अब जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए वो मैंने यहाँ फैक्ट्स के रूप में आपके सामने रख दिए हैं। जल्दी जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। ये प्रश्न 5 से 6 एग्जाम में आ चुका है। मेरबाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में है। कहाँ है? ब्यावर, अजमेर में। गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? साधु राजगिरी। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश नाम की पुस्तक लिखी थी। 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा बनाई गई थी। एक ही आंदोलन में एक नारा प्रचलित हुआ था, ना हाकिम ना हुक्म। ना हाकिम ना हुक्म किससे जुड़ा हुआ है? एक ही आंदोलन से। मीणा आंदोलन जो हुआ था वो जरायम पेशा कानून के खिलाफ हुआ था। और ये कब लागू हुआ था? 1930 में जयपुर में लागू हुआ था। मोतीलाल तेजावत को बाबूजी और भीलों का मसीहा कहते हैं। 1946 में जयपुर में और 1952 में पूरे भारत में जरायम पेशा कानून समाप्त हो गया। मुनि मगन सागर ने मीणा प्राण रखा। ये अपना टॉपिक, इससे कितना टॉपिक है, तो अपन जल्दी जल्दी से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अपन ने क्या पढ़ा? 2 आंदोलन पढ़े, 2 लोग पढ़े, 2 हत्याकांड पढ़े। तीनों चीज़ों को अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 आंदोलन कौन कौन से पढ़े अपन ने? भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन। भगत और एक ही आंदोलन। एक साइड अपन लिख लेते हैं भगत और एक साइड लिख लेते हैं एक ही आंदोलन। ये शुरू किया था गोविंद गुरु और सुरजी भगत ने। ये शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने। मानगढ़ धाम हत्याकांड इससे जुड़ा हुआ है। मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। और निमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन से। निमड़ा हत्याकांड
ये कब हुआ था? 6 मार्च 1922। सिर्फ इतनी बातें थी। इसके बाद जो मीणा आंदोलन था वो मुनि मगन सागर के नेतृत्व में, और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मीणा पुराण। तो चलिए अपना ये टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद अपन अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, हमारा दूसरा टॉपिक आज का। तो क्रांति का जो पूरा घटनाक्रम था उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे। पूरा विस्तार से 1857 की क्रांति हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, सिर्फ उन्हीं बातों की, उन्हीं चीज़ों की बात करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, क्रांति किस समय भारत में कौन किया था उसके बारे में बात करते हैं। भारत के शासक थे बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह सेकंड। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। और राजस्थान के जो एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। भारत के शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। और राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के जो कारण थे उनके बारे में बात करते हैं। पहला कारण था सहायक संधि, जो जिसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। दूसरा कारण एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस। इनके बारे में आप सब जानते ही होंगे कि जो एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस डलते थे वो गाय और सुअर की चर्बी से बनते थे, तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। लेकिन वो हम पढ़ते हैं जब भारत में 1857 की क्रांति का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही पढ़ेंगे। तो सहायक संधि, राजस्थान की कौन सी पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि की? भरतपुर। कब की? 1803 में। किसने की? भरतपुर ने। दूसरी कौन सी थी? दूसरी भी आप लोग याद रखना, कौन सी थी? अलवर। पूर्ण शर्तों के साथ संधि किसने की? कोटा ने। कोटा। और कब की? 26 दिसंबर 1817 में। 26 दिसंबर 1817 में किसने की? कोटा ने। उस समय कोटा का शासक कौन था? महाराव उम्मेद सिंह। उसके बाद राजस्थान में जो भी प्रमुख रियासतें थी उनके शासकों के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ के शासक थे उस समय स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। मारवाड़ में कौन थे? तख्त सिंह। कोटा में राम सिंह सेकंड, और जयपुर में भी राम सिंह। भरतपुर में जसवंत सिंह। तो देखिए, मेवाड़ में स्वरूप सिंह, मारवाड़ में तख्त सिंह, कोटा में राम सिंह सेकंड, जयपुर में सवाई राम सिंह, और भरतपुर में जसवंत सिंह। ये आप लोगों को याद रखने हैं, इनसे प्रश्न आते हैं। मेवाड़ में स्वरूप सिंह, मारवाड़ में तख्त सिंह, कोटा में राम सिंह सेकंड, और जयपुर में भी कौन? सवाई राम सिंह। जयपुर में सवाई राम सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह। फिर बात करते हैं जो राजस्थान की सैनिक छावनियां थी 6, उनके बारे में, उनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली, नसीराबाद। नसीराबाद की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सबसे बड़ी छावनी थी और यहाँ सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। देवली सबसे छोटी छावनी थी। एरनपुरा जो कि पाली में है, यहाँ सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। ब्यावर और खैरवाड़ा, इन 2 छावनियों में कोई विद्रोह नहीं हुआ। नीमच जो पहले राजस्थान में थी और एकमात्र छावनी है जो अब राजस्थान से बाहर है, कहाँ है? एमपी में। तो देखिए, नसीराबाद सबसे बड़ी, देवली सबसे छोटी, एरनपुरा में सबसे ज़्यादा विद्रोह, ब्यावर और खैरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं, और नीमच अब राजस्थान से बाहर है। ये हमने सैनिक छावनियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उनके बारे में बात कर ली। अब जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनके बारे में बात करते हैं। पहली, शेखावाटी ब्रिगेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? झुंझुनू में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835। शेखावाटी ब्रिगेड 1835 झुंझुनू। जोधपुर लीजियन एरनपुरा पाली में है 1835 में। मेवाड़ भीलकोर भी हमने पढ़ा था जनजाति आंदोलन में भी 1841 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? खैरवाड़ा में। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि यही वो बटालियन है जिसमें राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत जिसने की थी, नसीराबाद से। कहाँ से? नसीराबाद से। कौन सी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसके बाद जैसे हम लोगों ने रियासतों में जो शासक पढ़े उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे वहाँ जो अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो देखिए, मेवाड़ में कौन था? सावर्स। मेवाड़ में सावर्स। मारवाड़ में मैकमोसन। मारवाड़ में मैकमोसन। कोटा में बर्टन। जयपुर में ईडन, और भरतपुर में मॉरिसन। इन्हीं के साथ यहाँ शासक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मेवाड़ में शासक कौन था? स्वरूप सिंह। मारवाड़ में कौन था? तख्त सिंह। कोटा में कौन था? राम सिंह सेकंड। जयपुर में कौन था? राम सिंह सेकंड। और भरतपुर में कौन था? महाराज जसवंत सिंह। और मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स, मारवाड़ में मैकमोसन, कोटा में बर्टन, जयपुर में ईडन, और भरतपुर में मॉरिसन। उसके बाद जो भी क्रांति का घटनाक्रम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं आगे की चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? नसीराबाद से।
और कब हुई थी? 28 मई 1857। 28 मई 1857 किसने की थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने। तो देखिए सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत, जो भी इससे जुड़े हुए प्रमुख नेता हैं हम उनके बारे में याद रखेंगे, उससे जुड़ा कोई घटनाक्रम है उसका याद रखेंगे और बस। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का अब समय है नहीं, तो जितना जितना इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वो याद रखेंगे। तो नसीराबाद से कौन जुड़ा हुआ है? बख्तावर सिंह। अंग्रेज अधिकारी वुड और न्यूबरी कहाँ मरे थे? नसीराबाद छावनी में। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया था? विद्रोह की शुरुआत की थी। कब की थी? 28 मई 1857। उसके 3 दिन बाद भरतपुर में विद्रोह शुरू हुआ। यहाँ किसने किया? गुर्जर और मेवा ने विद्रोह किया। जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, वो कहाँ भाग गया था? आगरा। उसके बाद 3 दिन बाद नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। यहाँ जो प्रमुख नेता है मोहम्मद अली बेग और हरि सिंह। और अंग्रेज अधिकारी एबॉट को यहाँ गोली मार दी गई थी। तो जो बाकी के जो अंग्रेज सैनिक थे वो यहाँ से भाग के नीमच के अंग्रेजों को पहले डूंगला गांव में, फिर उसके बाद जग मंदिर में शरण दी गई थी। और क्रांतिकारी 5 जून को दिल्ली चले गए थे। एक बार नीमच को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन है नेता? कौन है? मोहम्मद अली बेग और हरि सिंह। अंग्रेज अधिकारी कौन है? कर्नल एबॉट, जिसको गोली मारी गई थी। अंग्रेज कहाँ गए? सबसे पहले डूंगला गांव, उसके बाद जग मंदिर में उनको शरण दी गई थी। और 5 जून को सारे क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। उसके बाद अगला है एरनपुरा। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। नेता कौन है यहाँ? मोती खां, शीतल प्रसाद। दो लोगों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन? मोती खां और शीतल प्रसाद। जो एरनपुरा के जो सैनिक थे उनको यहाँ के जो आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह, उसका साथ मिला। और फिर इन्होंने आगे चल के 2 युद्ध लड़े जिनको अपन अगले पेज पे पढ़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उनके लिए अलग से एक पूरा थोड़ा सा बड़े पेज पे उनको अलग से रख दिया है। चलिए उसके बाद कहाँ विद्रोह हुआ? कोटा में। कोटा में कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857। और इसकी खास बात क्या थी कि ये किसने किया था? वहाँ की जनता ने। यहाँ के नेता कौन थे जो जनता को लीड कर रहे थे? कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। राम सिंह सेकंड अंग्रेजों का साथ दिया था और तो जनता ने इनको इन्हीं के किले में कैद कर दिया था। और यहाँ डॉक्टर सैंडलर की और पर्टन की हत्या कर दी गई थी। तो ये हुए अपने इस पीडीएफ के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में बात कर लिया अपन ने। इसके बाद आगे का जो घटनाक्रम है वो अगली पीडीएफ में हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो एक बार पूरा घटनाक्रम डेट के साथ हम लोग देखते हैं। पहला, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857। उसके बाद कहाँ हुआ? भरतपुर में 31 मई 1857। नीमच में 3 जून 1857। देवली में 5 जून 1857। उसके बाद अजमेर की जेल में विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह हुआ। उसके बाद 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। और सबसे लास्ट में 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह हुआ। नसीराबाद, भरतपुर, नीमच, देवली, अजमेर, एरनपुरा, कोटा और धौलपुर। एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद एरनपुरा के जो सैनिक थे उनको वहाँ के आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण दी थी और उनका साथ दिया था। फिर उनके और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए। पहला कौन सा? बिथौड़ा का युद्ध और दूसरा चेलाबाज का युद्ध। डेट याद रखेंगे कब? पहला हुआ 8 सितंबर को, दूसरा हुआ 10 दिन बाद 18 सितंबर को। दोनों में कुशाल सिंह जीते। पहले युद्ध में ओनार सिंह और हितकोट आए। दूसरे युद्ध में मैक मॉसन और पैट्रिक लॉरेंस आए। इसमें ओनार सिंह मार दिया गया था। अब चलिए बात करते हैं जो 1857 की क्रांति से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। मदन पाल करौली का शासक था जिसने कोटा विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। मदन पाल कहाँ का शासक था? कोटा का, ओ सॉरी करौली का, जिसने कोटा के जो मारा, जो मैंने बताया था आपको कि राम सिंह को उन्हीं के किले में कैद कर दिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए किसने? मदन पाल ने अपनी सेना भेजी थी और अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है, धौलपुर विद्रोह का नेतृत्व देवा गुर्जर ने किया था। किसने किया था? देवा गुर्जर ने। धौलपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देवा गुर्जर ने। टोंक विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? मीर आलम ने। अब ये देखिए, तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा आए। उन्होंने कुआड़ा का युद्ध लड़ा 9 अगस्त को। सीकर का युद्ध लड़ा 31 जनवरी 1859 को। दोनों के दोनों युद्ध वो हार गए थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तात्या टोपे के बारे में पूछा जाता है कि वो जैसलमेर को छोड़कर बाकी सारी रियासतों में गए थे, सिर्फ जैसलमेर में नहीं गए, बाकी सभी रियासतों में गए थे। अगला है अमरचंद बाठिया। राजस्थान के व्यापारी थे जिन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। इनको दूसरा भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इन्हीं को कहा जाता है। बाकीदास कवि थे जिन्होंने कविता लिखी थी। कौन सी? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। कौन सी कविता लिखी थी? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ? नसीराबाद में। तात्या टोपे की फांसी की आलोचना किसने की थी? कैप्टन सावर्स ने। किसने की थी? कैप्टन सावर्स ने।
तात्या टोपे की फांसी की आलोचना कैप्टन सावर्स ने। नसीराबाद में विद्रोह 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1857 की क्रांति में सरदार सिंह जो थे, जो बीकानेर के महाराज थे, वो राज्य से बाहर अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे। कुशाल सिंह जब आउवा से निकले थे तो उन्हें किसने शरण दी थी? गंगापुर ठिकाने में उनको शरण मिली थी। 1857 में धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। ये प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न थे उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें बाकी रह गई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, डूंगजी जवाहर जी जो 1857 की क्रांति में दो लोगों के नाम आते हैं। डूंगजी जवाहर जी ये कहाँ के थे? सीकर के। चलो दिल्ली मारो सॉरी चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा कहाँ लगा था? एरनपुरा में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, उन्होंने अवध पर कब्जा नहीं किया। क्या ये किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। क्योंकि हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने जो अवध की महारानी थी उनको कुप्रशासन का आरोप लगा करके और उनका अवध का जो राज्य था वो उनसे छीन लिया था। तो इसलिए मोहम्मद अली बेग जो थे अवध के ही थे, तो उस बात से नाराज थे। तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है तो हम क्यों माने। दूसरा भामाशाह अपन पढ़ चुके हैं, कौन है? अमरचंद भाटिया। सुगाली माता जो है वो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी हैं और 1857 की क्रांति की भी कुलदेवी, वो कुलदेवी और 1857 की क्रांति की में जो सैनिक थे उन्होंने भी सुगाली माता की पूजा की थी। इनके 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। 10 सिर 54 हाथ। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको आप अगर एक बार वापस से वीडियो देख के सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ पढ़ने की जरूरत खास है नहीं। कुछ हल्का फुल्का जो बचा होगा वो मैं आपको, जो मेरा मॉक टेस्ट होता है टेलीग्राम पर, उसमें PDF मैंने डाल रखी है। बाकी जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब अपना तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। हम लोग अब शुरू करते हैं आज का तीसरा टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो पहला जो सबसे बड़ा है वो है इसमें बिजौलिया। तो बिजौलिया पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसकी अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ईजी टू लर्न पर मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम बिजौलिया किसान आंदोलन। तो बिजौलिया किसान आंदोलन जो था 1897 से लेके 1897 से लेके 1941 तक, यानी कि कितने साल चला? 44 साल तक ये आंदोलन चला। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन है और बिल्कुल अहिंसक आंदोलन है। और इसे क्योंकि ये 44 साल तक चला इसलिए इसे मैराथन आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इतना लंबा चला। तो बिजौलिया, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में, ये देखिए कितने चरणों में? 3 चरणों में चला। कौन कौन से ये 3 चरण, उनके बारे में बात करते हैं। पहला कौन सा है? 1897 से लेके 1915 तक। दूसरा है 1916 से लेके 1923 तक। और तीसरा है 1924 से लेके 1941 तक। बिजौलिया जो है वो राणा सांगा ने दी थी। किसको ये जागीर किसको दी थी? अशोक परमार को। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार कि राणा सांगा जो बिजौलिया की जागीर थी वो अशोक परमार को किसने दी थी? राणा सांगा ने। तो चलिए तीनों चरणों को पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए पहला चरण 1897 से लेके 1915 तक। पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। ये धाकड़ जाति के जो किसान थे उन्होंने शुरू किया था। और कौन से गांव से स्टार्ट हुआ था? गिरधारीपुरा गांव से। स्थानीय नेता इसमें कौन कौन से? प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण। तो मतलब 3 लोगों के नाम हमें याद रखने हैं। नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने, पहले चरण का साधु सीताराम दास ने। और स्थानीय नेता में कौन कौन है? फतेहकरण चारण और प्रेमचंद भील। जो नानजी और ठाकरी पटेल थे वो किसानों की शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा के पास गए थे। तो उन्होंने जांच के लिए किसको भेजा था? हामिद को। जो उस समय तत्कालीन सामंत था उसका नाम क्या था? कृष्ण सिंह। क्या नाम था? कृष्ण सिंह। देखिए कृष्ण सिंह सामंत ने 84 प्रकार के कवर कर पहले ही लगा रखे थे। जब नानजी और ठाकरे पटेल शिकायत लेकर सामंत की मेवाड़ के महाराणा के पास गए थे तो उसने एक कर और बढ़ा दिया, जिसका नाम क्या था? चौरी कर। और ये कितने रुपए का था? 5 रुपए का। और ये जो बेटी की शादी के ऊपर लगाया जाता था। उसके बाद कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। नया सामंत आया पृथ्वी सिंह 1906 में। उसने एक नया कर और लगा दिया, तलवार बनाई कर। पहले चरण के यही इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो अपन ने सारे पढ़ लिए। नेता कौन है? नेतृत्वकर्ता कौन है? साधु सीताराम दास। स्थानीय नेता कौन है? प्रेमचंद भील और फतेहकरण चारण। उसके बाद सामंत कौन है? पृथ्वी सिंह जो बाद में बना, जिसने तलवार बनाई कर लगाया। और पहले सामंत कौन था? कृष्ण सिंह, जिसने कौन सा कर लगाया? चौधरी कर। अब बात करते हैं दूसरे चरण के। ये सबसे इंपोर्टेंट चरण यही है और इसमें आपको नेताओं के नाम याद रखने हैं।
सबसे पहले तो विजय सिंह पथिक, ये रहने वाले कहाँ के थे, याद रखना, बुलंदशहर यूपी के, बुलंदशहर यूपी के। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, भूप सिंह। फिर जब ये राजस्थान आए तो अजमेर में इनको कैद करके टोडगढ़ जेल में रखा गया था। फिर उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए और फिर इन्होंने अपना नाम बदला, नाम बदल के भूप सिंह रखा। और साधु सीताराम दास के कहने पर ये दूसरे जो बिजौलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण था उससे जुड़े। इनका साथ किसने दिया, माणिकलाल वर्मा ने। इन्होंने क्या किया, विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, बैरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के मौके पर। याद रखना है क्या, उपरमाल पंच बोर्ड, स्थापना कब हुई, 1917 में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, मुन्ना पटेल, या कहीं कहीं आपको मिलेगा मन्ना पटेल। संस्थापक कौन है इसका, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नाम से एक पत्रिका निकाली जिसमें ये किसानों की खबरें छापते थे। फिर जैसे पहले चरण में हामिद को जांच के लिए भेजा गया था, दूसरे चरण में जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। विद्या प्रचारिणी सभा 1916 में बनाई गई और किसने बनाई, हरिभाई कीकर ने। विद्या प्रचारिणी सभा 1916, हरिभाई कीकर। अब जो प्रमुख समाचार पत्र थे जो बिजौलिया किसान आंदोलन की खबरें जिनमें छपी उनके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, प्रताप। प्रताप कौन निकालता था, गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये कहाँ से छपता था, कानपुर से। और जो राजस्थान के थे, राजस्थान केसरी, ये वर्धा महाराष्ट्र से छपता था, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये वो अखबार हैं जिनमें बिजौलिया किसान आंदोलन की खबरें छपी थी। और किसने छपाई थी, विजय सिंह पथिक ने। तो जब ये आंदोलन की खबरें छपने लगी और विजय सिंह पथिक एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में भी गए थे, तो तब जाके उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी। और फिर गांधी जी ने 1919 में अपने सचिव महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा था, ये देखिए। और बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी जो उनका जो मराठा अखबार था उसमें भी इस आंदोलन से संबंधित लेख लिखे थे। अब बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण के जो प्रमुख नेता हैं कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय, इनकी पत्नी का नाम क्या है, रमा देवी। राम नारायण चौधरी, इनकी पत्नी का नाम क्या है, अंजना देवी चौधरी। माणिकलाल वर्मा, इनकी पत्नी है नारायणी देवी। और जमुनालाल बजाज, इनकी पत्नी है जानकी देवी बजाज। मोहन सिंह मेहता व विल्किंसन के प्रयासों से 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह, और प्रधानमंत्री कौन थे, टी राघवाचारी। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। बिजौलिया की जागीर जो थी वो राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। बिजौलिया किसान आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ था और 44 साल तक चला। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, 3 चरणों में चला। पहला 1897 से 1915 तक, इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने और धाकड़ जाति के किसानों ने किया। प्रेमचंद्र भील और फतेहकरण चारण जो थे वो स्थानीय नेता थे। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा के पास गए। हामिद जो है वो जांच के लिए मेवाड़ के महाराणा ने भेजा। कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर पहले ही लगा रखे थे, चबरी कर और लगा दिया था। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद 1906 में पृथ्वी सिंह नया सामंत बना और उसने तलवार बनाई कर लगा दिया। तो ये हुई प्रथम चरण की बात है। दूसरे चरण में क्या क्या है जल्दी से रिवाइज करो। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह है, इन्होंने दूसरे चरण का नेतृत्व किया। माणिक्यलाल वर्मा ने इनका साथ दिया। उपरमाल पंचकोट की स्थापना 1917 में बैरीसाल गांव, हरियाली अमावस। अध्यक्ष किसको बनाया गया, मुन्ना पटेल को। संस्थापक कौन था, विजय सिंह पथिक। उपरमाल का डंका कौन निकालता था, विजय सिंह पथिक। क्या है उपरमाल का डंका, एक पत्रिका है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में। विद्या प्रचारिणी सभा 1916 में हरिभाई कीकर द्वारा। समाचार पत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान केसरी जो वर्धा महाराष्ट्र से छपता था, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। और प्रताप समाचार पत्र जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी का है जो कानपुर से छपता था। तीसरे चरण की बात करें तो 1924 से लेकर 1941 तक। इसके प्रमुख नेता कौन कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन के प्रयासों से 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। मेवाड़ के शासक उस समय भूपाल सिंह थे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी थे। 1919 में गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा था और बाल गंगाधर तिलक अपने मराठा अखबार में इस आंदोलन के बारे में लेख लिखा करते थे। तो ये हुआ अपना बिजौलिया आंदोलन समाप्त। इसके बाद जो छोटे छोटे आंदोलन हैं उनके बारे में अगली पीडीएफ में हम लोग पढ़ते हैं और टॉपिक और वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए अगले जो किसान आंदोलन है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए यह है आंदोलन का नाम, आंदोलन के कारण, प्रमुख नेता और संगठन, प्रमुख घटनाएं या कोई अन्य तथ्य जो उस आंदोलन से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए पहला है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू कहाँ है, मेवाड़ में। क्यों शुरू हुआ था, ज्यादातर आंदोलन जो किसान आंदोलन शुरू हुए थे वो जो कर होते थे उनके खिलाफ शुरू हुए थे। तो यहाँ 25 प्रकार के कर थे। जैसे बिजौलिया में 84 प्रकार के कर थे, ऐसे ही बेंगू में 25 प्रकार के कर थे। ये 1921 में मैनाल से शुरू हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन कौन है, राम नारायण चौधरी। और इसमें
ट्रेंच आयोग बनाया गया था 1922-23 में। मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे? फतेह सिंह। तो रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसकी प्रमुख घटनाएं क्या है? बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक क्या है? ये तो बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। बोल्शेविक समझौता क्या है? ये रूस में एक समझौता हुआ था, तो उसी की तरह बेंगू में भी एक समझौता हुआ था। किस किस के बीच में? जो वहाँ का सामंत था अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, उनके बीच में। बेंगू में एक हत्याकांड हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड, 13 जुलाई 1923 को। इसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। तो एक बार वापस से रिवाइज करेंगे बेंगू किसान आंदोलन को। 25 प्रकार के कर थे। रामनारायण चौधरी जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। बोल्शेविक समझौता हुआ किस किस के बीच में? अनूप सिंह के और रामनारायण चौधरी के बीच में। गोविंदपुरा हत्याकांड जिसमें रूपा जी कृपा जी शहीद हुए। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। अगला है बूंदी किसान आंदोलन। ये बेगारी प्रथा के खिलाफ हुआ था और इसका दूसरा नाम क्या है? बरण किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित नेनूराम शर्मा ने। और नानक जी भील इसमें झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। झंडा गीत गा रहे थे उस समय शहीद हुए थे। इसमें हत्याकांड है एक डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। इकराम हुसैन ने गोलियां चलवाई थी और अर्जी गीत जो है वो माणिकलाल वर्मा ने लिखा था और किससे संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से। तो बूंदी किसान आंदोलन में पंडित नेनूराम शर्मा, बेंगू किसान आंदोलन में रामनारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को रूपा जी कृपा जी शहीद हुए थे। बूंदी किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड और नानक जी भील शहीद हुए थे और माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। उसके बाद अगला है अपना अलवर किसान आंदोलन। ये सुअरों के शिकार पर रोक लगाने के खिलाफ शुरू हुआ था, 1921 में हुआ था और लगान दरों में वृद्धि की वजह से शुरू हुआ था। यहाँ के जो स्थानीय नेता थे माधव सिंह और गोविंद सिंह। इसमें एक हत्याकांड हुआ था नीमू चढ़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीमू चढ़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को। गांधी जी ने इसको जलियांवाला बाग से तुलना की थी और दोहरी डायरशाही कहा था। छज्जू सिंह जिसने गोलियां चलवाई थी उसको राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं? छज्जू सिंह को, जिसने गोलियां चलवाई थी। गांधी जी ने नीमू चढ़ा हत्याकांड को क्या कहा है? जलियांवाला बाग से तुलना की है और दोहरी डायरशाही बताया है। और ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को। चलिए अगला है अपना बीकानेर के आंदोलन। बीकानेर में कौन कौन से आंदोलन हुए थे? देखिए कब से कब तक थे? 1930 से 1946 तक। आबियाना, आबियाना कर बोलते हैं जो पानी के ऊपर कर लगाया जाता है, उसके खिलाफ हुए थे। और जो सामंती शोषण था उसके खिलाफ। दुधवा खारा का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? हनुमान राम और मगाराम ने, मगाराम वैद्य ने। जीवन राम चौधरी किससे संबंधित हैं? बीकानेर किसान आंदोलन के। केवल आपको कौन किससे संबंधित है वो याद रखना है। उसमें जो महत्वपूर्ण हत्याकांड या कोई महत्वपूर्ण संस्था है वो याद रखनी है। बाकी ज्यादा चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। देखिए दूधवा खारा कहाँ है? चूरू में। यहाँ का जागीरदार कौन था उस समय? सूरजमल। और इसमें एक महिला संबंधित है, जो महिलाओं के नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो खेतूबाई किससे संबंधित है? याद रखना बीकानेर के। बीकानेर ऑप्शन में नहीं हो तो दूधवा खारा। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ था? बीकानेर किसान आंदोलन के अंदर अपन पढ़ते हैं कांगड़ा कांड। ये कब हुआ था? 1946 में। गोपाल सिंह ने किसानों पर अत्याचार करवाए थे। कांगड़ा कांड की केवल आपको सन याद रखनी है, 1946। कांगड़ा कांड 1946। चलिए अगले हैं शेखावाटी के किसान आंदोलन। ये एकमात्र किसान आंदोलन है जिसकी खबरें जो थी वो लंदन के डेली हेराल्ड नाम का जो समाचार पत्र था उसमें छपा करती थी। तो 1922 सीकर से शुरू हुआ था। ये 5 स्थानों पर हुआ था जिन्हें पंचपाणे कहते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? मलसीसर, नाम याद रखेंगे इनका, मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़, ढूंढलोत। दोबारा देखो, मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़ और ढूंढलोत। इसमें एक जाट प्रजापति महायज्ञ हुई थी। ये कब हुई थी? 20 जनवरी 1934 को। और किसने करवाई थी? ठाकुर देशराज सिंह द्वारा। अब जो इससे संबंधित समितियां हैं उनको याद रखते हैं। अमर सेवा समिति, इसकी स्थापना किसने की थी? मास्टर प्यारेलाल, जिनको चिड़ावा का गांधी कहते हैं। अमर सेवा समिति की स्थापना 1998 में मास्टर प्यारेलाल द्वारा, जिन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा 1931 में ठाकुर देशराज द्वारा। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा 1931 ठाकुर देशराज द्वारा। इससे संबंधित जो महिला नेता हैं किशोरी देवी, धापी देवी और उत्तमा देवी। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कटरातल सम्मेलन, जिससे हर बार प्रश्न आता है। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934। अध्यक्ष कौन थी इसकी? किशोरी देवी। और यहाँ भाषण किसने दिए थे? उत्तमा देवी ने। कटरातल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934। अध्यक्ष किशोरी देवी, वक्ता उत्तमा देवी।
कूदन हत्याकांड शेखावाटी के आंदोलनों से संबंधित है। अप्रैल 1935 में दापी देवी ने कर देने से मना कर दिया था। तो दापी देवी किससे संबंधित है? शेखावाटी किसान आंदोलन से और कूदन हत्याकांड से। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 झुंझुनू में, और ईश्वरी सिंह ने गोलियां चलवाई थी। तो ये अपने तीनों टॉपिक आज के कंप्लीट हुए। अपन आराम से बहुत जल्दी और शॉर्ट नोट्स से जल्दी से रिवीजन कर लिया 3 टॉपिक का, जिनमें कम से कम नहीं तो कोई 5 या 6 वीडियोस में ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और उसे अपन ने 30 से 35 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आपको क्या करना है, एक बार ये वीडियो देखना है, अच्छे से नोट्स पढ़ने हैं, और फिर वापस से ये वीडियो रिवाइज करना है। सिर्फ सुनोगे, उसी में आपका पूरा याद हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बाकी आने वाली वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और बाकी कोई आपकी समस्या हो या कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या कोई सलाह हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। एकीकरण, देखिए सबसे पहले बात करें, आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। रियासती विभाग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। बात करें विलय पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए थे? तो बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह, उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, और सबसे अंत में धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने। तो ये सामान्य जानकारी आपको याद रखनी है। अब बात करें एकीकरण की, तो कितने समय में संपूर्ण हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 7 14। उसके बाद एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में। तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने की, इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखें तो आपको डेट याद हो जाएगी कम से कम। 18 25 18, उसके बाद 30 15 26 1, ऐसे इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखें। 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये 7 चरणों की डेट है, 18 25 18, 30 15 26 1। देखिए 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। नाम याद रखने, आपको नाम इंपोर्टेंट है। नाम अगर आपको याद हो गए क्रम से तो पूरा टॉपिक एकदम इजी लगेगा। ये देखिए मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। तो शुरुआत वाले 3 1948 में, तो आपको साल याद हो गए, शुरुआत के 3 1948 में। उसके बाद बृहद राजस्थान 1949 में, और संयुक्त बृहद राजस्थान 1949 में। तो 3 हो गए 48, 2 हो गए अपने 49। 1949 में 2 और 1948 में 3। अब बच्चे 2, एक 1950 राजस्थान संघ, और एक 1956 जो अपना वर्तमान राजस्थान है वो। 1 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1950। तो आपको क्या याद रखना है? 18 25 18, 30 15 26 1। और उसके बाद सन कैसे याद करेंगे? देखिए 3 हो गए अपने 1948 शुरुआत के, 2 हो गए 1949, 1 1950 और अंतिम 1956। तो ये हो गया अपना पूरा याद अपने को। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर रखना है? इनका क्रम याद रखना है कि सबसे पहले मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ और वर्तमान संघ। 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। इसी से पूरा एकीकरण क्लियर हो जाएगा। अब एकीकरण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए सबसे पहले मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जो आपकी ट्रिक होगी ABCD को करौली मान लेना है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठिकाना कौन सा? नीमराना। तो इसके बाद देखिए पूर्वी राजस्थान संघ, इसमें 9 रियासतें, एक ठिकाना। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़। ये हो गई 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा है? इसमें कुशलगढ़, इसमें नीमराना। अब देखिए संयुक्त राजस्थान में क्या है? पूर्वी राजस्थान ले लिया हमने और उदयपुर ले लिया। तो ये हो गया अपना संयुक्त राजस्थान। उदयपुर ऐसे याद रखिए, उदयपुर का जो एकीकरण हुआ था वो तीसरे चरण में हुआ था। उसके बाद है बृहद राजस्थान। तो जो पिछला संयुक्त राजस्थान हमने बनाया था उसी में जयपुर, जोधपुर, जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसलमेर, बीकानेर, ये सारी जोड़ दी, और एक ठिकाना जो बचा था वो लावा भी जोड़ दिया। अब देखिए संयुक्त वृहद, इसमें नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि संयुक्त राजस्थान भी होगा, वृहद भी, क्योंकि संयुक्त राजस्थान यहाँ क्यों नहीं होगा? जो हमने संयुक्त राजस्थान ऑलरेडी हम बृहद राजस्थान में ऐड कर चुके हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों मिला दिए हमने। बृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान ऑलरेडी ऐड है, जो तीसरे चरण में हुआ था, है ना? तो ऐसे ये याद हो जाएगा। ये आपको क्रम से याद, इसलिए मैंने बोला था कि अगर नाम क्रम से याद रहेंगे चरणों के तो बहुत ईजी लगेगा। उसके बाद आया राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में क्या है? जो ये संयुक्त बृहद राजस्थान था, मतलब एक तरीके से पूरा राजस्थानी था, तो इसमें बस सिरोही जोड़ दिया, लेकिन आबू और दिलवाड़ा को छोड़ के ये 7वें चरण में जोड़े जाएंगे। अब 7वां चरण देखिए, वर्तमान राजस्थान है अपना, अजमेर है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बचा था वो हमने जोड़ा। उसके बाद आबू जोड़ा, दिलवाड़ा जोड़ा, और ये सुनील टप्पा एक MP की जगह थी वो जोड़ी। और ये आपको याद रखना है कि एक सिरोंज जगह थी राजस्थान में, वो हमने वापस MP को दे दी थी। तो ये चरण आपको याद हुए। देखिए एक बार वापस, सबसे पहले ABCD अपने मत्स्य संघ में, पूर्व राजस्थान में पूर्वी के जो संघ थे हाड़ौती साइड के, 12 नहीं है इसमें, क्योंकि 12 अभी जिला बना ही नहीं है। 12 अपन आगे पढ़ेंगे कि बाद में जिला बनेगा, है ना, इसलिए इसमें 12 नहीं है। तो पूर्वी राजस्थान हो गया। इसके बाद संयुक्त राजस्थान में हमने क्या किया? पूर्वी राजस्थान में उदयपुर जोड़ दिया। उसके बाद मत्स्य
इसके बाद अगला देखिए, अगला है वृहद राजस्थान में हमने क्या किया, जो अपना संयुक्त राजस्थान था इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी वो सारी जोड़नी है। आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चरण है चौथा, क्योंकि इसमें सारी महत्वपूर्ण रियासतें जोड़ी गई थी, है ना, तो ये आपको वैसे याद रह जाएगा। तीसरे में उदयपुर, चौथे में सारी। उसके बाद संयुक्त वृहद में क्या किया हमने, वृहद राजस्थान जोड़ दिया और मध्य संघ जोड़ दिया। वृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान पहले से ऐड था तो इसलिए। उसके बाद राजस्थान संघ में सिरोही जोड़ा और वर्तमान राजस्थान में बचे हुए सारे क्षेत्र जोड़ दिए, तो ये अपना एकीकरण के क्षेत्र सारे कंप्लीट हो गए। अब इनसे प्रश्न जो आते हैं, देखिए मध्य संघ ये हम पढ़ चुके 1 नवंबर 1956। इसकी राजधानी क्या थी, जिस संघ में जो भी सबसे बड़ी रियासत होगी वही लगभग राजधानी है इनमें, और उन्हीं के शासक राज प्रमुख बनाए गए हैं। तो ये देखिए राजधानी अलवर। शुरुआत के 2 चरणों का उद्घाटन किसने किया था, एनवी गॉडगिल ने, एक जवाहरलाल नेहरू ने और एक सरदार पटेल ने। ये आपको 4 चरणों के याद रखने हैं, आगे वाले सेम है बिल्कुल, आगे वाले में उद्घाटन तो नहीं है, बाकी ये राजधानी, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री ये आपको सेम मिलेंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा। आपको शुरुआत के बस ये 4 चरण याद रखने हैं अच्छे से। देखिए मध्य संघ में अलवर राजधानी हो गई, एनवी गॉडगिल उद्घाटन करता हो गए। राज प्रमुख कौन है, उदयभान सिंह, है ना, धौलपुर के। प्रधानमंत्री कौन है, शोभाराम कुमावत। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है, शोभाराम कुमावत। दूसरा पूर्वी राजस्थान, राजधानी कौन है, पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा कौन सा था, कोटा क्षेत्र था। एनवी गॉडगिल भीम सिंह को ही राज प्रमुख बनाया गया जो कोटा के थे, और गोकुललाल असावा को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद तीसरा था अपना संयुक्त राजस्थान, यहाँ का राजधानी क्या थी, उदयपुर। तीसरे में सबसे बड़ी उदयपुर ही जोड़ा गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटन के लिए आए थे, और भोपाल सिंह राज प्रमुख बनाए गए थे जो उदयपुर के थे, और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वृहद राजस्थान की बात करें, सबसे बड़ी रियासत इसमें जयपुर थी। सरदार पटेल आए थे, क्योंकि ये सबसे प्रमुख चरण था इसलिए सरदार पटेल खुद आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। और मानसिंह सेकंड जो जयपुर के थे उनको राज प्रमुख बनाया गया, और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब यहां से आगे तक ये क्या, ये देखिए, ये कल आपके लिए पूरा 1 साल का जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स की क्लास आएगी 1 घंटे में पूरी, कल दोपहर 2 बजे। तो ये आपको सबको देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीड के लिए। तो इसके बाद देखिए बात करते हैं हम किसकी, जो राजस्थान में जिले बनाए गए थे फिर आगे 26 जिले तो 1 नवंबर 1956 तक थे जब अजमेर जोड़ा गया था, 26वां जिला अपना अजमेर बन गया था। उसके बाद धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को। ये 3 आपको याद रखने 10 अप्रैल 1991 को। कौन से, 12, दौसा और राजसमंद, BDR। ये कब बने, 1991, 10 अप्रैल 1991। उसके बाद 30वां बना अपना राजसमंद जो हमने यहाँ देख लिया। उसके बाद बाकी के 3 कौन कौन से हैं, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ कब बना, 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। तो ये हो गया अपना राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। इसके बाद कुछ इसमें जो इंपोर्टेंट रह जाते हैं, जैसे कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी, तो 1949 में हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दी थी। उसके बाद 1987 में, इसको मैं एक अलग पेज पे लिख देता हूँ, देखिए 1949 में हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी संभागीय व्यवस्था, हीरालाल शास्त्री ने, और उस समय 5 संभाग हुआ करते थे। उसके बाद अगर बात करें अपनी 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दी थी, और उसके बाद 1987 में हरिदेव जोशी ने शुरू कर दी थी, और अपना 6वां संभाग बना कौन सा, अजमेर, और 7वां संभाग बना कौन सा, भरतपुर। ये हो गया अपना राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। आप इसको इसी क्रम में याद रखिएगा बिल्कुल जैसे मैंने बताया। उसके बाद आप अच्छे से एक बार सबको क्रम से लिखेंगे, उनकी डेट खुद से लिखेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।